अस्सलाम वालेकुम। और आज हम दोबारा वापस पूरे फिक्स टाइमिंग पे, जैसे हमने पिछली बार कहा था कि 1 बजे पॉडकास्ट नहीं करना, और सरप्राइज सरप्राइज आज पॉडकास्ट दोबारा 1 बजे कर रहे यार मैं नहीं चाहता था कि हम अपनी स्ट्रीक तोड़ें। मैं ये एक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अच्छा हम नहीं, टाइम पे स्ट्रीक तोड़ी नहीं हमने, बल्कि स्ट्रीक आगे कंटिन्यू रखी है। 1 के बजाय हम 1:30 बजे पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं स्ट्रीक तोड़ना नहीं चाहता था अपनी। लेकिन फिर भी संडे ही है, कह सकते चल, कम से कम मेरे पास तो संडे है, जर्मनी में तो संडे है। देखो कहीं ना कहीं तो संडे है दुनिया में ना, जो चीज मैटर करती है। we're still recording on a Sunday। आज का बहुत इंटरेस्टिंग Yes. टॉपिक है, और आज पहली बार हम गेस्ट लाएंगे अपनी पॉडकास्ट में। गैस तो ना को उसको दोस्त कह सकते हैं, दोस्त और हमारे कुछ हद बचपन तक की जाने मन। पुराना दुश्मन तो नहीं, लेकिन पुराना दुश्मन को कह रहा था? दुश्मन तो नहीं कह सकते, दुश्मन को कह रहा है? दुश्मन नहीं पता कह ना सकते। तुझे निकालने में बड़ा मसला होगा इस चीज को बाहर। नहीं, दुश्मन नहीं, मेरे कहने का मतलब और था, पुराना राइवल। तू किस चक्कर में तू राइवल है उसका? मुझे एक बात बता दे। मैंने कोशिश तो की थी कम से कम। मैं और तू यार देखना, मैं और तू टॉप 10 में बड़ी मुश्किल से आते थे। हंसी तुझे बड़ी समझ मुश्किल नहीं से। आएगी। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ इनपुट देता हूँ। मेरा नाम भी फैजान है, और जो आज का गेस्ट है उसका नाम भी फैजान है, तो और कंफ्यूज ना होएगा। कंफ्यूज ना होगा। वो फैजान, ये वैसे करेंगे क्या? यार जब कोई अक्लमंद बंदा बोल रहा होगा तो सबको समझ लग जाए नहीं दूसरा फैजान है। अच्छा, आज का पॉडकास्ट ऐसे होगा कि हमारे पुराना क्लास फेलो फैजान मोहम्मद हमारी पॉडकास्ट में आएगा, जो कि जिसको काफी ज्यादा नॉलेज है रोबोटिक्स के बारे में। और खास आप सबके लिए हमने इंपोर्ट किया नॉलेज। यस, हम जरा दो जाहिल हैं इस फील्ड में। हमें बस वही पता है जो हमें YouTube से मिल जाता है या विकिपीडिया से मिल जाता है। शाउट आउट टू कोल्ड फ्यूजन, शाउट आउट टू कोल्ड फ्यूजन अगेन एंड विकिपीडिया। यार विकिपीडिया ना होता तो आज हम सिर्फ बकवास करते, और कोल्ड फ्यूजन ना होता तो हम कम से कम थोड़ी इतनी अक्लमंद वाली बात ना कर पाते जितनी आज अगर शायद आप लोगों को करेंगे। लग रहा है कि हम बहुत अक्लमंद हैं तो शायद आप लोगों को पे चेक करना चाहिए कि आप लोग इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप चीज सर्च नहीं कर रहे। कोड फ्यूजन बड़ी अच्छी चीज है। YouTube पे इनके पेज पे जाएं, सब्सक्राइब करें, एंड ह्यूज शाउट आउट टू दैट गाय फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड हमारे लिए, हमारे तक हम दो पाकिस्तानियों तक। अच्छा यार फैजान, मैं एक ना जरा लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यार आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों को मेरा सब वाला जोक पसंद आया। फैजान मुझसे एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन आपको पता है फैजान का मेरा ह्यूमर जरा ऊंचे लेवल पे है, जरा सुलझे हुए ह्यूमर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 20th एपिसोड तक इसका ह्यूमर वापस आ जाएगा। कोशिश। अभी इसकी उर्दू मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बेहतर होगी। अच्छा, ये शाउट आउट तेरे पे और हमारे पॉडकास्ट पे कि वाकई उर्दू बहुत इंप्रूव हुई है। इज्जत महसूस हो रही है हमारा काम। हाँ, इज्जत महसूस हो रही है थोड़ी। बस कभी कभार। वैसे जितनी मैंने अभी तेरी इज्जत कर दी है, इतनी तेरी सालों में तेरे सारे खानदान ने की नहीं की होनी। क्या बोल रहा है? तुझसे बंदा 2 वक्त रोटी नहीं पूछता घर में। जी फैजान ने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऊपर से एग्जांपल दूंगा कि मुझे किस तरह फील हुआ कि फैजान की इंग्लिश उर्दू बहुत इंप्रूव हो गई। भाई फैजान का एक मसला था जिंदगी रिलेटेड, जो मुझे 2 महीने से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको समझाना नहीं आ रहा था। फाइनली कल इसको समझाना आ गया उर्दू में, और वो भी 30 सेकंड में। 30 सेकंड में, ये बड़ी बात है। मैं ना जब ये लॉकडाउन खोलते हैं ना, जुबूर्जी जाऊंगा, तेरे लिए एक ट्रॉफी बनवाऊंगा। यार तू दाता दरबार पे एक धागा बांध है मेरे लिए। दाता दरबार में कौन सा धागा बांधते हैं? इसलिए तो सार्कास्टिकली बात कर रहा हूँ। 2 रिलीजन्स को मिक्स कर रहा हूँ यार। केड़ा दूसरा रिलीजन है? हिंदुइज्म में ज्यादा धागे वगैरह बांधने वाला काम है। देख अब तू मुझे जुगत मार रहा था, ये इन्फॉर्मेशन वाली बात पे जा रही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझे फील भी नहीं होनी जुगत। मुझे पता है यार, मुसलमान भी कई लोग बांधते हैं धागे। खैर रहने दो। अच्छा, मैं असल में बांधता रहा ना क्या धागा? हाँ, मैंने अभी भी बांधा हुआ। मुझे एक कजन ने गिफ्ट किया था ये, बल्कि फैमिली फ्रेंड कह सकते हो। मैं आप सब देख तो नहीं सकते, लेकिन आप सबको मैं बता रहा हूँ बहुत चूड़ा लग रहा है धागा बांधा हुआ है। लेकिन मेरे दूसरे हाथ वाली घड़ी की कभी तारीफ नहीं की।
मैंने कभी देखी नहीं वो। हाँ, अब वही तो घड़ी है पहले जो मैंने शालमी से 250 रुपए की लेके दी थी। नहीं 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 नहीं, वो ये 300 150 वाली है। नहीं नहीं नहीं, वो जो जमीन से गिरी हुई ढूंढी थी ना, अच्छा ये वो वाली है। जब हम अनारकली थे, जब हम हाँ वो बंदे के वो तूने हाथ से घड़ी उतारी थी। अच्छा ठीक है याद आ गया मुझे। नहीं फिजान ने बड़ी महंगी घड़ी पहनी हुई है यार, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ बड़ी। नहीं, मैंने झूठ बोल रहा है, इस वक्त मैंने घड़ी पहनी नहीं हुई, इस वक्त नहीं मैंने पहनी। चुप करेगा तू, चुप करेगा। अच्छा, इस बंदे की दाढ़ी, मीडिया अगर का फायदा उठाना आप लोगों को वीडियो नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर आप इस बंदे की दाढ़ी देखो सही, और चिंपैंजी के बाल देखो, अच्छा तो नो डिफरेंस। मेरे ख्याल से लाहौर में -1 डिग्री हो गया है ये बात सुनने के बाद। जर्मनी में क्या टेम्परेचर है? मेरे ख्याल गिरा होगा एकदम से। यकदम। जितने भी व्यूअर्स हैं आप जैकेट पहन लें, आज का पॉडकास्ट में चुस्से जोक्स और ठंड सी फजूल बातें होंगी। ठंड बल्कि मेरे ख्याल से अगले 5 मिनट होंगे खाली आगे, क्योंकि हमारे पास काफी अच्छा छोड़ो यार, सीधा सही फैजान को word है। बुलाएं अंदर, सीधा फैजान को बुलाएं अंदर। अच्छा थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे दें जरा फैजान। इंट्रोडक्शन दे दें। फैजान का आज का इंट्रोडक्शन दें या पास्ट का? पास्ट का रहने देते हैं, पास्ट में बड़ी अजीब बातें मैं बोलता हूँ। नहीं, कोई अजीब बात नहीं है। या सबसे मैं अगर ऑनेस्ट बात करूं तो आज तक क्लास में से सबसे साफ और टू द पॉइंट और सिर्फ पढ़ाकू बच्चा। साफ सही। साफ का क्या मतलब है? हम सारे गंदे। साफ का मतलब नहीं यार, हमने ऐसा कौन सा काम किया स्कूल में जो कि हमारे पेरेंट्स को प्राउड करे? मुझे बताओ जरा। तूने हमने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया नहीं? सवाल ये होना चाहिए। और मेरी मामा कहती थी उसका नाम भी फैजान है, आपका नाम भी फैजान है, आप फैजान मोहम्मद क्यों नहीं बनते? ये फैजान जो मोहम्मद है वो नॉर्थ पोल था, फैजान इकबाल जो था वो साउथ पोल था। ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस। डिफरेंस ये था। और नॉर्थ पोल में इज्जतदार लोग होते हैं। नॉर्थ पोल में इज्जतदार पढ़े लिखे लोग होते हैं जो स्कूल में पढ़ाई को सीरियसली। और फसी साउथ पोल पे इतना ज्यादा था कि वो गिर भी गया था एक बार साउथ पोल से बाहर। बाहर कहाँ गिर गया था? स्पेस में। बड़ी हैवी बात करती बड़ी डीप बात की है। मैं फील हुई मुझे बात। मुझे अफसोस हुआ अपने बचपन में मैं क्या करता कि मैं इस हद तक यार मैं नहीं ये एजाज विजदान को जाता है। एजाज विजदान तो मेरे ख्याल से साउथ पोल पे कभी खड़ा ही नहीं है, वो तो मून पे था। विजदान को तो जुपिटर ने भी एग्जाइल कर दिया। जुपिटर ने कहा जा भाई। देख हम दोनों हंस रहे हैं लेकिन मुझे पता लोगों को चुस लग रही है बात। जा भाई निकल। आप लोग ने जो करना कर ले। नहीं अभी नहीं, ये जब हमारे 1 मिलियन व्यूअर्स हो जाएंगे तब मैं बोल सकता हूँ। नहीं आप लोगों के लिए भाई सॉरी। सही, चलो ठीक। अब हम अच्छा अब उसका इंट्रोडक्शन तो रह गया यार। फैजान मोहम्मद का इंट्रोडक्शन करें। फैजान मोहम्मद यार आप चल तू चल। मैं मुझे तारीफ ज्यादा करनी है। मैं उसकी तारीफ कर लेने दे। मुझे पता तुम क्यों तारीफ करना चाहते हो। ये इशारा देख रहे हो मेरा? देख रहे हो इशारा मेरा? आप ये मेरा इशारा देख रहे हो? आप ये ला इशारा देखें। आप ये देखें जो लोग मेरे ख्याल से समझ सकते हैं जो इस वक्त मैं कर रहा हूं। नहीं यार अफसान आप इंट्रोडक्शन दे। आप यार एक तो हम आपस में हफ्ते इनसाइड जोक मारते रहते हैं और लोगों को हम जब इशारे की बात करते हैं तो लोगों को आज सवाल आया था कि यार ये इनसाइड जोक की स्टोरी है। यार लोगों को गलत मतलब समझ लगता है। लोग कहते हैं कि हम गाली वाले इशारे कर रहे हैं। हो चुके हैं हम बाकी ऑनेस्टली हम बड़े मैच्योर हो चुके हैं। ये अभी आपके सामने है, ये कुछ भी नहीं है, 1% है। इतनी देर में हमने गाली नहीं दी सारी पॉडकास्ट में। बात है वैसे हम गालियां देते ही नहीं है। हम गालियां देते हैं यार। फसी मैं गालियां नहीं देता यार। प्लीज मैं अगर तुम झूठी तारीफ कर रहा हूं तो मुझे करना दे। अच्छा ठीक, चलो ठीक, छोड़ो। फैजान मोहम्मद की तारीफ कर लें यार, कर लें उसको इंट्रो कर। जी करेंगे जी। फैजान मोहम्मद क्लास में सबसे हाई स्कोरिंग हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स में से रहा है। सही, ए लेवल्स तक हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स में रहा है। और इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है अमेरिका में। और वहाँ पे भी फुल स्कॉलरशिप पे। उसका शुरू से शौक था रोबोटिक्स और
ये साइंस और इस तरफ यार से शुरू में वो इस तरह की बातें करता था लेकिन हम सुनते नहीं थे उसकी हम बात। सुनते नहीं थे उसकी बातें। और पिछली बार जब हम मैंने लोग उन दिनों में विजदान की बातें सुनते थे। विजदान की बातें अभी भी मजे की लगती है। कल परसों भी तो विजदान की बातें सुनते रहे, 3 घंटे हाँ आपस सही में बात बात करते रहते हैं। विजदान भी वो हाँ, मैं 3 घंटे बात किया। एकदम लगा मुझे याद नहीं था किस बात में लगा हमने घंटा बात की कुछ। तो ये महसूस हुआ भी क्या हुआ है? क्या मतलब? ये महसूस हुआ भी क्या हुआ है? नहीं मैं तो क्या मतलब महसूस हुआ है? बड़ी उम्मीद है- डबल मीनिंग बात कर रहा है। उम्मीद है किसी को नहीं सुना हुआ, लेकिन तूने नहीं मैंने वो नहीं बोला, मैंने भैंस बोला था। बस फिर टू डाल दी दरम्यान में, बीप डाल दी। चलो खैर, जो भी पॉडकास्ट ऐसे वैसे कैसे बीप डाली, मैं सुनना चाहता हूँ कैसा लगता है। नहीं, कोई बीप वगैरह नहीं डलनी। सही, ये पॉडकास्ट ऐसे कैसे अपलोड होना है। सही। फिजान मोहम्मद को हम अब इनवाइट करते हैं पॉडकास्ट में, और उसका मैं लिंक भेज रहा हूँ। वो उसका डायरेक्शन तो रह गया थोड़ा सा। चल अच्छा, आगे तू कर currently दे। he's working on 2-3 projects. Those are really good projects. I will link them down in the description of our YouTube video so that you can guys check it out later. And ये शुरू से काफी ब्राइट था इस मामले में। ये वो बच्चा था जो क्लास की एवरेज खराब करता था, क्लास की एवरेज हमेशा ऊपर ले जाता था। हमारे ग्रेड हमेशा इसकी ऊपर वजह ले से खराब होते थे। हमारी क्लास में अगर ये कुछ 3-4 बच्चे ना होते तो हमारी क्लास को मोस्ट प्रोबेबली स्कूल से बाहर निकाल देना था। बिल्कुल, इन्हीं 2 बच्चों की वजह से वो कह रहे थे कि भाई सेक्शन ए को जिंदा रखें, ये हमारी स्कूल की इज्जत बचाएंगे। फिर हम 3 थे जो स्कूल कहते थे बहाना ढूंढो उनको निकालो बाहर। और फिजान मोहम्मद आ चुकी है। फिजान मोहम्मद, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और हमने अभी तेरा इंट्रो दिया है। थैंक यू, हैप्पी टू बी हियर। और काफी पॉजिटिव इंट्रो दिया। अच्छा, इतना मैंने पॉजिटिव इंट्रो तारीफें फसी का भी की नहीं हैं दिया था। ओहो, बड़ी तारीफें कर दी फिजान ने तेरी यार। सुना नहीं है मैंने। जब पॉडकास्ट आएगी तो पता चलेगा क्या इंट्रो दिया है। यही तो अच्छा, वजह है, मुझे हमने बता। एक व्यू बड़ा करना था, हमने एक व्यू बढ़ाना था। ये हमारी साजिश थी। सही है, चलिए। पिछले 2 हफ्तों से हम वही फिक्स व्यूज पे चल रहे थे। हम्म, हमने एक सब्सक्राइबर बढ़ाना था अपने पॉडकास्ट का, यही वजह से। पर तूने सब्सक्राइब किया वैसे? किस पे है मुझे बताया नहीं तुम लोगों ने। Spotify पे है, YouTube पे है, किस पे है? चलिए तेरी गलती नहीं, हमारी गलती है। हमारी गलती है। अच्छा, जिसको अगर नहीं तूने ना पता, किया होता। पॉडकास्ट YouTube पे भी है, पॉडकास्ट Spotify पे है, एप्पल पॉडकास्ट पे है, गूगल एंकर पे पॉडकास्ट है। पे आप है, एंकर पे बेसिकली है, अगर आप एंकर पे जाते हो तो आपको हर जगह लिंक्स मिल जाता है। हर जगह पे है, हर जगह पे। एप्पल पॉडकास्ट का मैं इनको तरीका बता देता हूँ। एप्पल पॉडकास्ट किस तरह है कि यू हैव टू सर्च फ्रॉम इंडस पॉडकास्ट ऑन द सर्च बार इन द ऐप, फिर आपको हमारे पॉडकास्ट मिलेंगे। स्पॉटिफाई में भी इसी तरह आप हमें सर्च कर सकते हैं, आपको पॉडकास्ट मिल जाएगा। बाकी गूगल पॉडकास्ट पे भी इसी तरह ही है। यूट्यूब पे आपको जरा थोड़ी और सर्च करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी वीडियो अब तक ऊपर नहीं आई। काफी वो वहां पे हम नीचे बहुत ट्रेजर में घूमे हुए हैं अभी। जो ठीक है। जहाँ हमारी वीडियो पता कहाँ पे है? कहाँ पे? एक मिनट। गूगल के बेसमेंट में है, जहाँ बल्ब में ब्लिप तुम ब्लिप ब्लिप वीडियो कर के रहा है अंदर, इस वक्त। तुम पॉडकास्ट के अंदर बता रहे हो कि पॉडकास्ट किस तरह ढूंढनी है। अगर कोई पॉडकास्ट सुन रहा है तो इसका मतलब उसे पहले ही पता पॉडकास्ट किधर है। वैसे ये बात बड़ी बस मजे की है। इसी वजह से ये फिजान कट करी बात, ये बात कट कर दी प्लीज। अच्छा, इसी अगर वजह से तेरे ग्रेड आए। यार फसी, ये हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी है इस वक्त। यार इसको प्लीज कट कर दीजिए। ये 2 मिनट ये नोट कर ले प्लीज नोट कर ले। ये नहीं कट होने वाला, ये ऐसे ही अंदर रहेगा। पूरे क्यों चाहता है हमारी गर्दन कटे? अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिजान मोहम्मद को हमने पॉडकास्ट में इसलिए बुलाया। नहीं मेरे पास काउंटर आर्गुमेंट आ गया इस चीज का। काउंटर आर्गुमेंट आ गया भाई के पास। भाई अच्छा, ने अभी तुम से पकड़ लिया इस चीज को। ठीक है, सही है। अब हर बंदा तो नहीं स्पॉटिफाई पे सुन रहा है, कुछ एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे, कुछ लोगों का दिल कर रहा होगा भाई स्पॉटिफाई पे भी सुनना। सही है, उनके लिए है। सही है। ये क्रॉस Apple सेलिंग का के लिए था, ये क्रॉस सेलिंग के लिए था। एप्पल ये तक था- सर्च करके पहुंचे ना एप्पल में। इतना दिमाग वो स्पॉटिफाई में भी लगा लेंगे कि अच्छा अगर मैं ये 5 लेटर टाइप करूं स्पॉटिफाई में जिस तरह मैंने एप्पल में किया तो उधर भी चल यार जाएगा। फिजान तुझे क्या मसला? तूने क्या इंटरव्यू देना है स्कूल से कि नहीं मुझे बता। 5 रुपए का इनाम फिजान के नाम। अच्छा, आज का कि भाई टॉपिक पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने की कोशिश की थी मैंने। आज का टॉपिक है रोबोटिक्स। और हम रोबोटिक्स पे काफी डिफरेंट तरीके से बात करेंगे क्योंकि हम रोबोटिक को
एक बहुत डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन एक ब्रॉडर डिटेल में कवर करेंगे, हम उसकी स्पेसिफिक्स में नहीं जाएंगे। सही। हमारे टॉपिक्स होंगे रोबोटिक्स का मेन इम्पैक्ट इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे, और हम इसकी भी बात करेंगे कि रोबोटिक्स का फ्यूचर क्या है, और हम काफी ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में डर है कि रोबोटिक्स से ज्यादा जॉब लॉसेज हैं, या फिर दूसरी तरफ से ये सोच है कि रोबोटिक्स जॉब्स क्रिएट कर रही हैं, और काफी सारी चीजें जो ऑटोमेट हो रही हैं। क्या कभी हम हमारे लिए कोई, चल फसी आगे तू इंट्रोड्यूस कर। फिर हम आएंगे कि रोबोटिक्स ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को किस तरह इम्पैक्ट किया, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। वी ऑल नो और इवन हर्ड अबाउट टेस्लास ऑटोपायलट, ठीक है, उसमें भी एआई एंड सम सॉर्ट ऑफ रोबोटिक्स आर इन्वॉल्व्ड। उसके लिए हमने टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है वो इंपोर्ट की यूएसए से, फैजान मोहम्मद, जो हम इन सब की टेक्निकल इंफॉर्मेशन देंगे कि हाउ ऑल दिस सिस्टम वर्क्स टुगेदर। कि दिखने में तो हमें पता है, बट दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अबाउट व्हाट हैपेंस ऑन द इनसाइड, और साथ साथ में ब्रॉडर डिटेल्स। तो सबसे पहला सवाल फैजान तेरे लिए, कि तेरे ख्याल से ज़्यादा रोबोटिक्स और ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं सोसाइटी में, ये ज़्यादा जॉब लॉसेस की तरफ को जा रहे हैं या फिर ज़्यादा जॉब क्रिएशन की तरफ को जा रहे हैं? अब एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं पता, इट आल्सो डिपेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। सो अगर तुम सिर्फ एक इंडस्ट्री की तरफ देखते हो, तुम ये देखते हो फॉर एग्जांपल के से तुम आज से अंदाजा लगाने बैठते हो, पिछले 10 साल का तुम जॉब देखते हो और अगले 10 साल की देखते हो। फॉर एग्जांपल तुम ट्रक ड्राइवर्स की, ठीक है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ट्रक ड्राइवर्स कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग ट्रक आ गए। ट्रक जो अब चलते हैं कंट्रीज में, चलते हैं 10-15 घंटे आपको चलाना पड़ता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, एज अ ट्रक ड्राइवर। काफी डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क है। और अगर आपके पास ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है तो ना सिर्फ चीपर है, हो सकता है इन सम वे सेफर भी हो। और साथ ही साथ हाँ जी, बोलो सकते हैं उसे, आपको आपकी जो आपको आप डिपेंडेंट नहीं रहे, आप जो ट्रक ड्राइवर आपके पास अवेलेबल थे, आप बस ट्रक बनाओ और बस खुद ही चलता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें अगर ये जो फैजान ने एग्जांपल दी है डिलीवरी सिस्टम की, ट्रक ड्राइवर्स की, इसमें टाइम भी काफी कट होगा। डिलीवरी सिस्टम ट्रांजिट बेहतर हो जाएगी। और लेकिन असल बात ये है कि अगर आप किसी भी ट्रेंड को, हिस्ट्री के किसी भी ट्रेंड को नोटिस करो, सही, बहुत अगर पुराने टाइम पे जाएं तो जब ज्यादातर लोग फार्मिंग के थ्रू अपने पैसे कमा रहे थे, सही, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन आना शुरू हुई फार्मिंग इंडस्ट्री में, तो लोगों ने जाके बाकायदा जो सारे जैसे जो कॉटन वगैरह वाली जो वेयर हाउसेस से जो कॉटन से कपड़े तैयार होना शुरू हो गए एट स्केल, लोगों ने बाकायदा चलाना शुरू कर दिए कि लोगों को ये डर था कि हमारी सारी जॉब्स लॉस हो जाएंगी। सही। हाँ, पहले बेसिकली जो कॉटन थी वो हैंड पिक की जाती थी। ऐसी है, जैसी फार्म्स ऑटोमेट हुए, जैसी ज्यादा एडवांसमेंट्स आई, मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी को इससे नुकसान हुआ है। मेरा तो ख्याल कि अगर हमने वो स्टेप ना लिया होता, शायद आज भी हम सारे फार्मिंग कर रहे होते। यार मेरा जो ख्याल है ना, हाँ, क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम उसी इकोनॉमी पे चल रहे होते हैं कि अगर आपने हैंड पिक करनी है कॉटन, आपने जाके सारे जो फल उगाने हैं आपने खुद अपने हाथ से उगाने हैं, आपके पास ना फर्टिलाइजर है ना कुछ, तो हम सारे गांव में बैठ के आजकल वही सारे काम कर रहे होते, वरना बिल्कुल खाना पड़ता होता खाने के लिए। बिल्कुल। अब हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन भी है, तो हम इस वजह से स्पेशलाइज कर सकते हैं और चीजों में फोकस कर सकते हैं। और यही बात इस तरह की अलग जॉब्स में भी आती है कि जो बंदा ट्रक ड्राइवर में जिस जॉब में है, काफी कंटिन्यूअस, काफी हेक्टिक जॉब है, जो अगर ऑटोमेट हो सकती है तो उस बंदे को कोई एज एन अल्टरनेटिव कोई बहुत एडवांस, कोई टेक्निकल, कोई स्पेशलाइज्ड जॉब मिल सकती है, जो बंदा कोई स्किल सीख सकता है और किसी एडवांस वे में कंट्रीब्यूट कर सकता है, और हो सकता है उसकी इनकम भी इंक्रीज हो जाए इस वजह से। लेकिन मेरा जो ख्याल है ना कि जिस भी फील्ड में, जिस भी सेक्टर में ऑटोमेशन हुई है, उस फील्ड में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो टेम्परेरी होती है। मतलब इट्स फॉर 2 years और मैक्सिमम फॉर 3 years। आफ्टर 3 years वो जो वर्क फोर्स होती है वो डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई आ जाती है। अब फर्स्ट करो जो एग्जांपल थी कि हम अगर 18 से बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मिंग वाज डन बाय हैंड एंड मैनुअल लेबर। अब वही मैनुअल लेबर फैक्ट्रीज में चली गई है, मैन्युफैक्चरिंग में चली गई है। अब मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस में ऑटोमेशन आई तो वहां से जो लेबर अनएम्प्लॉयड रही वो सर्विसेज सेक्टर्स में चली गई। इसी तरह जो फिजान की जो उसने ट्रक ड्राइवर्स वाली एग्जांपल दी है, हाँ ये काफी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, ठीक है, अराउंड मेरे ख्याल से 2 या 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि फॉर मीन टाइम अगर आप आज रिलीज कर देते हो फर्ज करो सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स को, then you need some sort of human observation on the project, ठीक है। तो कोई ट्रक ड्राइवर बजाय कि वो ट्रक चलाए वो बैठ कर मॉनिटर कर सकता है सिस्टम को, आप उससे बेसिक ट्रेनिंग तो मेरे ख्याल से इतनी दी जा सकती है कि वो ट्रक की और कंप्यूटर की को मॉनिटर कर सकता है कि वो सारे ऑपरेशंस को कोहेसिवली चल रहे हैं कि नहीं। अच्छा फिजान, एक इसके रिलेटेड एक सवाल ये है कि जैसे ही ऑटोमेशन आती है सही किसी भी इंडस्ट्री में, तो ज्यादातर ऐसे होता है कि वही सेम वर्कफोर्स सही, मसलन एक इंसान जो पहले क्या कहते हैं एक टेबल बना रहा था, अब मशीनरी के साथ वही एक इंसान 10 से 12 टेबल बनाना शुरू कर दिया। सही है। तो इस मल्टीप्लिकेशन का सोसाइटी में क्या फायदा है और क्या नुकसान हो सकता है? ये अब फिर आप इकोनॉमिक्स वाले लोगों पे बात आ जाती है। ये डिपेंड करता है, हो सकता है एज अ होल अगर सोसाइटी में हर तरफ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो अगर एक बंदा 10-12 टेबल बना रहा है तो इट्स पॉसिबल कि अब जहाँ लोग एक टेबल खरीदते थे हो सकता है लोग टेबल भी ज्यादा खरीदने लग पड़े क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। तो अगर इकोनॉमी एज अ होल इंक्रीज हो रही है तो इट्स पॉसिबल कि आपकी जॉब्स ना डिक्रीज हों क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ गई है, आपको उतने लोग एम्प्लॉय रखने पड़ रहे हैं ताकि आप अपनी डिमांड मीट कर सकें। बेसिकली रोबोट्स ऑटोमेशन आई इस वजह से थी कि डिमांड इतनी ज्यादा थी कि आप मैनुअल लेबर से पूरी कर ही नहीं सकते थे। वो मैनुअल लेबर की हमेशा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे इंसान है उसको इंसान को नींद आती है, इंसान खाना को चाहिए, खाने की जरूरत है, तो आपको शिफ्ट्स अगर आपने 24 आवर्स चलानी है आपको 3 शिफ्ट्स चलानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर आपको उनको मेडिकल बेनिफिट्स देने हैं, फिर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, फिर सोशल सिक्योरिटीज वगैरह। फिर इसकी सबसे मजेदार एग्जांपल पता क्या है कि रोबोटिक्स से मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट अगर होती भी है तो प्रोबेबली इन द शॉर्ट टर्म होती है। एग्जांपल है कि हमारे अगर एंसेस्टर ले लो, परदादा से परदादा ले लो, वो फार्मिंग करते थे, ऐसे ही है, ठीक है। कोई ना कोई हमारा परदादा फार्मिंग करता होगा, उनके बच्चे भी करते होंगे। जैसी 18 या मेरे ख्याल से 19th सेंचुरी के बाद ट्रेंड बदल गया, जो एक फार्मर के बच्चे थे, ठीक है। अब मैं हर फार्मर की नहीं बात कर रहा, मेजोरिटी की बात करूं, उन फार्मर के बच्चों ने बजाय कि वो अपने अब्बू के खेत पे जाएं, ठीक है, वो अब डिफरेंट फील्ड्स पे चले गए। कुछ लॉयर बन गए, कुछ फैक्ट्री में काम करने लग गए, कुछ ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। मेरा ख्याल है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। हमारा हमारी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर ये है कि वी स्ट्राव फॉर सर्वाइवल, ठीक है। जो भी हो जाए, अगर हमें अपने सर्वाइवल के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। अपॉर्चुनिटीज बनती इसी तरह ही है कि अब फर्स्ट करो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो अभी ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी से, उसके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, सर्वाइव किस तरह करना है, ठीक है। या तो 2 तरीके हैं सर्वाइवल के लिए, या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या तो वो किसी कंपनी में जॉब कर सकता है, ठीक है। इसी तरह मेरे ख्याल है कि अगर किसी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन आती है तो जो अनएम्प्लॉयड लेबर होती है वो डिफरेंट सेक्टर्स में जाती हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, कुछ उनमें से अपने बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो रोबोटिक्स की वजह से इम्पैक्ट होता है वो बहुत मिनिमम होता है, लेकिन उसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाती है। फिर अगर आप एज अ होल इकोनॉमी को कंसीडर करो तो आपकी ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज होती है। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जरा टेक्निकल क्वेश्चन फिजान को क्या पूछते हैं। फिजान, वैसे अगर हम रोबोटिक्स की और टेक्नोलॉजी की सारी डेवलपमेंट पास्ट और फ्यूचर में अगर कंपेयर करें तो जो सारी स्पीड है डेवलपमेंट की, इसके बारे में क्या टेक्स हैं तेरे? स्पीड काफी अनप्रेडिक्टेबल तरीके से चलती है। लोग गेसेस करते हैं कि जब हम छोटे होते थे, याद है स्कूल में होते थे, कैसे ये 2020 तक उड़ने वाली गाड़ियां होंगी। हाँ वैसे ये हमारी प्रोजेक्शन होती थी। लेकिन अब देखें गाड़ी, सेल्फ ड्राइविंग कार बड़ी मुश्किल से हम जा रहे हैं, पहुंचे हैं वहां तक।
तो मसला ये है कि आपको प्रॉब्लम्स का अंदाजा नहीं होता फुल डिटेल में चेंज देता कि आप उस प्रॉब्लम्स तक पहुंचते नहीं हो। तो अब ये सेल्फ ड्राइविंग में उनको इतनी नई किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही हैं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी नई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होंगी, उन टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन किस तरह चलेंगे, कितनी महंगी होगी, कितनी सस्ती होगी, स्केल हो सकती होगी कि नहीं, उसकी एक्सेप्टेंस होगी सोसाइटी में कि नहीं होगी। अब ये देखो 5G के पीछे लोग किस तरह पड़े हुए हैं आजकल, टावर जलाने लग गए लंदन में। तो काफी फैक्टर्स आते हैं जो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है फजान, ये कंप्लीट कर लो फिर मैं पूछता हूं आपसे। हाँ, तो इस वजह से स्पेसिफिक प्रेडिक्शन देना बहुत मुश्किल है कि इस साल तक ये चीज अवेलेबल होगी। लेकिन ये अब इन जनरल आई थिंक इट्स फेयर टू से कि ना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी ऑटोमेशन की और टेक्नोलॉजी की हर एरिया के लाइफ में। ये काफी कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है और इट्स लाइकली टू बिल्कुल ऐसे जाइए। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप दो इंडस्ट्रीज का हम लेते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, ऑन द सरफेस हमें नजर आता है कि किस इंडस्ट्री की ज्यादा ग्रोथ है। आप मोबाइल फोन्स की ले लो। मोबाइल फोन्स इन द पास्ट 5 इयर्स ने एक लीप जंप लिया, बहुत बड़ा जंप लिया एडवांसमेंट पे। इस तरह ही ना, लेकिन आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब जाते हो तो आपको वो लीप डेकेड्स के बाद नजर आता है। मतलब इसकी मैं इकोनॉमिकली मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ इस बात को कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, लेकिन टेक्निकली कौन से बैरियर्स हैं कि जो हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फेस होते हैं, लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री उससे ज्यादा ग्रोथ करती है, उससे ज्यादा एडवांसमेंट आती है, उससे ज्यादा रिसर्च होती है उसमें। पहली बात तो वो सप्लाई दुकान वाली बिल्कुल सही है। फोन्स का टर्नओवर साल बाद लोग फोन बदल लेते हैं। गाड़ियां लोग 5-10 साल कम से कम एक्सपेक्ट करके रखते हैं। तो अगर आपने गाड़ियों की सेक्टर में इनोवेट करना है तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन गाड़ी है जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो 10 साल बाद करते हो, अनलाइक फोन्स जो आप हर साल एक्सपेक्ट करते हो कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो एक डेफिनेटली टर्नओवर का भी है। दूसरा ये है कि जब आप गाड़ी में कोई चेंजेस लेके आते हो ना, तो स्पेशली जब कंसर्निंग ऑटोमेशन, तो सेफ्टी का बहुत बड़ा चक्कर है, क्योंकि वो गाड़ी जाके किसी को हिट कर सकती है। कौन जिम्मेदार होगा उसका अगर किसी को हिट करती है जाके। उसने सारे रोड के रूल्स ओबे करने हैं। काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से कि गाड़ी को ये सेफ्टी मैट्रिक्स पास करने चाहिए। इस सब के अलावा एक और जो काफी बड़ा फैक्टर है ये कि लोगों की सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं कि गाड़ी किस तरह चलती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टीयरिंग व्हील है, उसके अंदर एक्सेलरेटर है, उसके अंदर ब्रेक है, उसके अंदर वो गियर वाला है। ठीक है, सारी गाड़ियां ये एक पैटर्न फॉलो करती हैं। अब हर साल ये नहीं, जिस तरह फोन में नहीं होता मेन्यू बदल जाते हैं, अब गाड़ियों के साथ ये नहीं कर सकते। अब गाड़ियों के साथ ये नहीं कह सकते कि अच्छा एक दफा स्टीयरिंग व्हील आएगा, एक दफा बटन लगे होंगे, उससे आप मोड़ सकते हो या फिर यकदम राउंड शेप गाड़ी आए अगले साल। तो लोगों की बहुत फिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस हैं गाड़ियों की तरफ से, लेकिन फोन्स के जब आप देखते हैं तो लोगों की इतनी फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन नहीं है। लोग चाहते हैं कि फोन ज्यादा कोई नया हो, उसके नए ग्राफिक्स लगे हों, वो ज्यादा तेज चले, कैमरा बड़ा लगा हो, ये हो वो बड़ी स्क्रीन हो। लेकिन गाड़ियों से लोग सेफ्टी एक्सपेक्ट करते हैं और उससे तेरा पॉइंट ये बहुत वैलिड है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं तू क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो स्लो क्यों है? मतलब फॉर चलो ठीक है, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्थ सेफ्टी वगैरह, लेकिन टेस्ला का एग्जांपल लेते हो कि टेस्ला ने मेरे ख्याल से 8 years ago या 10 years ago फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार मार्केट में लॉन्च कर दी थी। लेकिन जितने भी बिग प्लेयर्स हैं मार्केट, जैसे फोर्ड है, वॉल्क्सवैगन ग्रुप है, जो बड़े ग्रुप्स हैं जिनके पास $hundreds of billions की इन्वेस्टमेंट है, वो क्या जानबूझकर इस सेक्टर को उस तरह ग्रो करने नहीं दे रहे? टेक्नोलॉजी है, हम उस तरह ग्रो कर सकते हैं, गाड़ियों को हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग को हम और आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये सबसे पहले तो दोबारा एक्सपेक्टेशन की बात आती है। काफी लोगों ने टेस्ला से पहले भी इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिश की थी। टेस्ला पहली कंपनी नहीं है जिसने इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। तो लोगों का इतना फेथ नहीं था कि इलेक्ट्रिक कार्स बन सकती हैं। इस वजह से टेस्ला काफी डिसरप्टिव रही है कि ना सिर्फ उन्होंने बनाई है इलेक्ट्रिक कार, उन्होंने प्रूव किया है कि ना सिर्फ तुम अच्छी गाड़ी बना सकते हो बट एट अ रीजनेबल। टेस्ला काफी महंगी है अभी,
it's not a मॉडल 3 के बाद जरा आसानी आएगी, लेकिन अभी तक मॉडल S मॉडल X बहुत महंगी। तो it's not a very affordable car जो तुम USA में 10-15 हज़ार की अच्छी खासी तुम्हें गाड़ी मिल जाती है ऐसे ही। लेकिन टेस्ला उस रेंज में नहीं आती। एक ये है, दूसरा ये है कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये डिमांड की तरफ से काम करती हैं। कोई लोग खुश थे जो गाड़ियां जो बना रहे थे, वो हर साल को नए मॉडल में थोड़ी सी लाइटें शाइटें बदल के निकाल देते थे, लोग खरीद रहे थे। किसी को मसला नहीं था गाड़ियां खरीदने में, तो इस वजह से उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं था इनोवेशन करने में। लेकिन अब ये तो हम मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में भी कह सकते हैं ना, कि हमें तो नहीं पता था कि हमें क्या कहते हैं फुल डिस्प्ले फोन चाहिए, 4 कैमरे चाहिए। मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर है, हर फुल जिस तरह बेजललेस चाहते हैं सारा कुछ, क्या कोई कोना हो ही ना फोन का। बैटरी उसकी जब तूने पहला फोन लिया था तेरे माइंड में ये था कि मुझे बेजलेस फोन चाहिए, वो सही है, लेकिन एक दफा जब तुम ले लेते हो ना, तुम्हें फोन लेते ही एग्जैक्ट आइडिया होता है कि इसकी बेहतर इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है। हां और ये अच्छा, अब देखना फैजान की बात बिल्कुल ठीक है। देखना अब मेरे पास क्योंकि मेरा दूसरा फोन खराब है, मेरे पास इस वक्त S6 है, ठीक, और S6 इतना पुराना फोन नहीं है, सही, लेकिन S6 फिर भी पुराना है। अगर आज के ट्रेंड्स को अगर आप देखो तो इतना एक्सट्रीमली पुराना नहीं, लेकिन फिर भी बहुत पुराना है। अगर मैं नोटिस करूं कि मेरा जो नया फोन सही, जब मैं उसको इस्तेमाल करता हूं, मैं इस फोन को इस्तेमाल करता हूं, तो बंदा नोटिस करता है कि बहुत ज्यादा 3 साल पुराना फोन है ये, ऐसी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, सही। और 3 साल पुरानी गाड़ी कुछ भी नहीं है। ये हम जो टेस्ला की गाड़ी की बात कर रहे हैं 3 साल पुरानी है, और हमारे नजदीक की मॉडर्न गाड़ी ऐसे ही है। और अगर हम फोन को नोटिस करें, सही, तो S6 इसको अगर मैं अभी सैमसंग के S10 से अगर कंपेयर करूं, तो ये पुराना लगता है, एक्सट्रीमली पुराना लगता है। सिर्फ लगता ही नहीं है पुराना, बल्कि यूजेज में और इस्तेमाल में भी है, चीज में पुराना लगता है, सही। सिर्फ स्क्रीन में और यूजेबिलिटी में भी बहुत पुराना है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया ना कि डिफरेंट सेक्टर में ऑटोमेशन डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करती है, ठीक है। अगर आपने रोबोट्स को एम्प्लॉय करना है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स को भी देखा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है। हमें ये तो पता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं क्या, कि आपको अभी तो जो मेरे ख्याल से लेवल 3 सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज हैं गाड़ी में, कि जिसमें आपको मिनिमम ह्यूमन एफर्ट चाहिए, मतलब आपको अटेंटिव होना चाहिए, आपको आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आपको स्टीयरिंग व्हील को हाथ लगाना है, बेसिकली बस इतना है। वैसे कभी टेस्ट ड्राइव किया है कभी टेस्ला? नहीं, मैं बैठा हूं। हां, फैजान तूने कभी टेस्ट ड्राइव नहीं की उसकी? फैजान तूने कभी टेस्ट ड्राइव की? मेरे पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है यहाँ पे। मैं भी टेस्ला में बैठा हूँ, लेकिन मैंने कभी ड्राइव नहीं की। अफसोस नहीं, बहुत मजा आता है टेस्ला चलाने का। और अच्छा, मैंने जब टेस्ला में बारे में देखा था ना, इसकी ऑटो सेल्फ ड्राइविंग की जो फीचर था, मुझे पता तो था कि है क्या, लेकिन मुझे ये अंडरस्टैंड, मैंने इस बारे में रिसर्च भी की थी कि किस तरह काम करता है सिस्टम। लेकिन जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो जरा जो इंटरनेट पे आपको मिलेगी वो थोड़ा एडवांस होती है, कि आपको उसके लिए सम सॉर्ट ऑफ आईटी या इस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज आपको चाहिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील जो कंप्यूटर में वर्किंग हो रही होती है, वो क्या हो रहा होता है वहाँ पे, कि किस तरह एक गाड़ी को आप एबिलिटी देते हैं कि वो खुद ड्राइव कर सके। ऐसे कोशिश करनी है जैसे 15 सालों वाले बच्चों को तू एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, नहीं फजी सही कह रहा है। अगर तुम इसे ओवर सिंप्लीफाई करोगे तो जो मैं बात बता रहा हूँ वो फिर सच नहीं रहेगी, वो फिर ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, वो सच नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बयान कर सकता हूँ इस तरह है, क्या आप सोचें एक किस्म की ना हिरार्की होती है। आप छोटे लेवल में प्रॉब्लम सॉल्व करी जाते हैं और उन सॉल्यूशंस को यूज करके आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उन सॉल्यूशंस को यूज करके आप उससे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और सो ऑन। तो एक किस्म की ये हिरार्की है जो बहुत छोटे लेवल से शुरू होती है और टॉप तक ऑटोमेटेड ड्राइविंग देती है आपको। तो सबसे छोटे लेवल पे आप क्या करते हो, आप एक मोटर लेते हो, ठीक है, आप उसको बैटरी के साथ लगाते हो, आप जाके टायर के साथ अटैच कर देते हो, ठीक है।
उसको मोटर को तुम ऑन करते हो, मोटर चल पड़ती है, टायर घूमने लग पड़ता है, मोटर ऑफ करते हो, टायर रुक जाता है, ठीक है। एट द लोएस्ट लेवल गाड़ी ने यही करना ना, जैसे नॉर्मल रिमोट कंट्रोल कार की तरह। अब तुम कहते हो नहीं यार मैंने ना मोटर स्पीड मुख्तलिफ स्पीड पे टायर चलाना है मैंने, ठीक है। सही। जब मैं खाली मोटर लगाता हूँ तो टायर या फुल अन्यवार चलता है या चलता ही नहीं है। मुझे कंट्रोल चाहिए उसका, मुझे बीच में थोड़ी स्पीड चाहिए। तो सॉल्यूशन आप उसका क्या करते हो, आप कहते हो अच्छा मैंने जल्दी से स्विच ऑन ऑफ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं आधा सेकंड ऑफ कर रखूं और आधा सेकंड ऑन रखूं और इस तरह स्विच करी जाऊं तो हाफ स्पीड पे मोटर चलेगी, ठीक है। सही। ये तुम जुगाड़ लगाते हो और तुम कहते हो अच्छा अगर मैं 0.1 सेकंड मोटर ऑफ रखूं और 0.9 सेकंड चलाई रखूं तो 90% स्पीड पे चलेगी। सही है ना। तो इस तरह लगा के तुमने एक स्पीड कंट्रोल बना लिया अपनी मोटर के लिए, ठीक है। अब तुम कंट्रोल कर सकते हो कि मोटर की स्पीड क्या है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा लेवल किस तरह बदले। अब तुम चाहो तो तुम स्पेसिफाई कर सकते हो कि तुमने किस स्पीड पे टायर चलाना, ठीक है। अब तुम आगे जाते हो, अब दूसरी तरफ से एंगल से आ जाओ, तुम कोई ना डिस्टेंस सेंसर लगाते हो गाड़ी पे, ठीक है। सही। वो डिस्टेंस सेंसर रडार वगैरह इस तरह कुछ। रडार वगैरह, हाँ लाइडार यूज करते हैं और लेजर वाला होता है, वो गोल घूमती है और आपको डिस्टेंस बताती है सारे, ठीक है। वो जो लाइडार है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, रेडार पुरानी हो गई। रेडार तो यार वो जहाजों वगैरह की होती थी, रेडार तो बड़ा सारा जो गाड़ियों पे मैंने देखा है मर्सिडीज पे और BMW के उनके लोगो होते हैं, ग्लास का पैनल लगा होता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि ये रेडार होता है। ये नहीं मुझे ये पता ऑटोमेटेड गाड़ियों में लाइडार होता है, रेडार होता है, ठीक है। वो हो सकता है वो डिस्टेंस सेंसर हो जो कंपेयर वो फिर मेरे ख्याल से उसके लिए होगा वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए। हां इस तरह का शायद लाइडार यूज होता है सेल्फ ड्राइविंग में। हां ठीक है। तो हाँ तो देखो आपने लाइडार लगाया है, लाइडार आपको क्या कहता है, लाइडार आपको डिस्टेंस बताएगा हर जगह से, ठीक है। अब वो डिस्टेंस लेते हो, अब आपके पास क्या है, आपके पास गाड़ी चलाने का व्हील कंट्रोल करने का थोड़ा सा कोड है और आपके पास आपको नजर आ रहा है इर्द-गिर्द क्या है। इस लेवल पे आप शुरू हो जाते हो कोडिंग करना। आपने एसेंशियली आपने उस लाइडार डेटा से और साथ कैमरा से देख के आपने इर्द-गिर्द सारा अपनी एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करनी है कि अच्छा ये सड़क है, ये दीवार है, ये पेडेस्ट्रियन है, ये दूसरी गाड़ी है, उस सारी चीजों की लोकेशन आपको पता है। उसके बाद आपने फैक्टर इन करना है कि आप जा किधर रहे हो। उसके बाद आप अपनी ट्रेजेक्टरी बनाते हो कि अच्छा मैंने इस तरह गुजर के जानी है। उस ट्रेजेक्टरी को उसके बाद फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो मोटर की वो स्पीड कंट्रोल करके। तो एक किस्म की हायरार्की होती है जिसमें हर एक लेवल पे ना सिर्फ एक बहुत स्पेसिफिक कोई चीज इनपुट आ रही है और एक बहुत स्पेसिफिक चीज आउटपुट पे हो रही है, और ये छोटे-छोटे डिसीजन हर लेवल पे बनाए जा रहे हैं। और एट द एंड एट द टॉप लेवल जब आप गाड़ी में बैठे हुए आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपने वेरी हाई लेवल कि आपने किधर जाना है। सही। तो गाड़ी के अंदर जो सेंसर्स हैं या कैमरास हैं, सही, हम जैसे अगर इंसान देखें तो हमारे इनपुट ज्यादातर या साउंड है या फिर आंखें हैं, सही, या फिर टच है, फील है, सही, या फिर स्मेल है, सही, ये हमारे इनपुट्स हैं। तो एक जो और उसके साथ सारे इनपुट जो एक ही जगह पे जा रहे हैं हमारे ब्रेन, और हमारे ब्रेन इंटेलिजेंट है कि हमें बता सके ये इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, सही। ऑफ कोर्स हमारे इंसानी कैपेबिलिटीज में कुछ बैरियर्स हैं, कुछ कॉग्निटिव बैरियर्स हैं, सही, लेकिन फिर भी रोबोटिक्स के अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से सीख सके कि ये डिस्टेंस है हमारे कोड दिए बगैर। हम अगर कोड देते हैं तो वो समझ पाते हैं कि ये डिस्टेंस है और इसका ये मतलब है, सही। तो एक जो रोबोट है या फिर एक जो गाड़ी है जिसके अंदर वो इनपुट्स आ रहे हैं कि ये डिस्टेंस है और ये एक रोड है, ये एक दीवार है, तो वो कैसे नोटिस करती है कि ये रोड है, कैसे फंक्शन करता है कि ये एक दीवार है और ये एक गाड़ी है और मेरा इतना डिस्टेंस है, और जो तुम्हारा लाइट आ रहा है वो लाइट आ कितनी स्पीड पर घूम रही होती है कि वो डिस्टेंस बता सके। तो जब हम कहते हैं ना कि अगर कोई गाड़ी या रोबोट जिस तरह समझता है और जो इंसान समझते हैं बहुत फर्क है। मैं तुमसे पूछता हूँ फंसी कौन है, तुम कहते हो मेरा दोस्त है, ठीक है। और अच्छा मैं पूछता हूँ अच्छा तो फंसी से जाके पूछता हूँ कि भाई फजान कौन है, कहता हूँ मेरा दोस्त है। तुम इस तुम्हारी जो उम्मीद है ये जवाब नहीं वरना कोई तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मैंने जवाब दे दिया। वो डिपेंड करती है
कि तुम हम सारों के गिर्द एक नोशन है, एक बहुत एग्रीड अपॉन नोशन है कि अच्छा कोई चीज होती है, दोस्त होता है, ठीक है। और मैं तुमसे पूछ सकता हूँ अच्छा दोस्त क्या होता है, तुम और जाके डिटेल में बात कर, मैं तुमसे पूछता हूँ अच्छा ये क्या होता है, तुमने सारी चीजें अपने दिमाग में एसोसिएट की हुई हैं, और जो कोई भी चीज है बहुत मीनिंगफुल लेवल पे तुम्हें पता है। ये रोबोट में ये सीन नहीं होता। उसे रोड का कोई ये नहीं पता कि भाई ये रोड कंक्रीट से बनी होती है, उसे ये नहीं पता कि भाई जो रोड है वो स्टीम रोलर से उसके ऊपर करके उसके अंदर लुक फेरते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसे ये अंदाजा नहीं है रोड का। उसके एक रोबोट के अंदर सिर्फ वो एक प्रोग्राम के अंदर एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, एक पार्ट ऑफ द कोड है, ठीक है। उसको कोई डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और फ्रॉम दैट सिर्फ जो कोई भी कैलकुलेशन करता है आगे से वो सारी लॉजिकल होती है। उससे वो कॉमन सेंस नहीं यूज करता, वो कोई इंट्यूशन नहीं यूज करता। मशीन लर्निंग में जब तुम आते हो तो तुम कह सकते हो कि एक किसी तरीके से वो कुछ चीज समझ रहा है, कुछ चीज सीख रहा है, लेकिन मशीन लर्निंग भी एट द वेरी कोर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है। वो पीछे सिर्फ वो एल्गोरिथम लगे होते हैं जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, चांसेस कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा ये चीज ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, मैंने इस तरह की 5 चीजें देखी हैं जो ये निकली थी, इस तरह करके वो हिसाब किताब लगा के कैलकुलेट करते हैं इस तरह की। तो इन द एंड एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल, और जो भी डिसीजन बन रहे होते हैं वो टोटली इन अ वेरी लॉजिकल फैशन बन रहे होते हैं। सही। तो जो सेल्फ ड्राइविंग में ये एआई सिस्टम है, मशीन लर्निंग है, कि वो जैसे जैसे ऑपरेट करता है वो लर्न करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को। ये वो सिस्टम जो तू अभी एक्सप्लेन कर रहा था, एआई सिस्टम बेसिकली ये होता है। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम सारे एट दिस लेवल जो आज तक अभी हैं वो सारे इसी तरह हैं। हमारे पास इतने एडवांस सिस्टम नहीं है जो जिनकी बहुत सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग हो जो हम एज ह्यूमंस एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। और इट्स नॉट फेयर कि तुम्हें लगे कि गाड़ी को वाकई कुछ समझ है कि रोड क्या होती है, उसे बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि रोड क्या होती है, पेडेस्ट्रियंस क्या होते हैं और दूसरी गाड़ियां क्या होती हैं। वो बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है और सिर्फ उतनी अंडरस्टैंडिंग है जितनी उसे जरूरत है अपना काम करने के लिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि एआई जो है उसको आप किसके साथ कंपेयर करते हैं? पहले अगर सिंपल क्वेश्चन ये है कि मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, हाँ, पहले इसको कैसे डिफाइन समझा कर लेते सकते हैं हैं कि पहले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो ना बोल, कंप्यूटर क्या है तो ज्यादा हो गया थोड़ा सा यार। प्लेग्राउंड में चला गया। कंप्यूटर हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली व्हाट इट इज? काफी बड़ी कैटेगरी है। काफी मशीन लर्निंग को आप बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ब्रॉड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एसेंशियली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई सिस्टम आप बनाओ जो कि आर्टिफिशियल, इसमें इस तरह आता है कि आप अज्यूम करते हो कि ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरल इंटेलिजेंस हैं, और आर्टिफिशियल से इम्प्लाइड है कि आप कोई कंप्यूटर चिप यूज करके या कोई इस तरह का सिस्टम बनाओ जो इस तरह के कंस्ट्रक्टेड सिंथेटिक मटेरियल से हो और आप कोई इंटेलिजेंट नोशन हो। काफी लोग मुख्तलिफ तरीकों से इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, तो इट्स नॉट लाइक देयर इज अ फिक्स्ड मेट्रिक कि इंटेलिजेंस क्या है। तो काफी ब्रॉड डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑफ इट्स ओन। लेकिन मशीन लर्निंग बहुत स्पेसिफिक है। इट्स मोर अबाउट कि आपके पास सर्टेन इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है आपके पास, और आप उससे कोई पैटर्न्स लर्न करते हैं अबाउट द डेटा इटसेल्फ और आप इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। एन एग्जांपल, मशीन लर्निंग एआई एक ही चीज है? नहीं, मशीन लर्निंग एआई के अंदर आता है। एआई काफी ब्रॉड है। एआई के काफी तरीके हैं, लेकिन मशीन लर्निंग इज वन। मशीन लर्निंग एआई में आता है। ठीक है। यानी कि कहने के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, इतना ब्रॉड टॉपिक लेकिन फिर भी अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि वो एक गिवन सिचुएशन में अक्लमंदी से रिएक्ट कर सके, इनपुट्स को अक्लमंद तरीके से सॉर्ट कर सके और उसके मुताबिक अपना रिएक्शन सेट कर सके। अगर हम ब्रॉडली डिफाइन करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कि जैसे हम इंसान अगर हमारी तरफ मुक्का आ रहा हो तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, फिर साइड पे हो जाते हैं, वो हमारी इंटेलिजेंट रिएक्शन है।
आंखें कौन नहीं बंद करता? मैं तो ये अभी साइड पे होता है, मैं साइड जरूर पे होगा मैं, तू मुझे सुन मारा, मैं आंखें बंद कर खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, आंखें बंद करके तू एकदम साइड पे होगा कि ये आंखें, अगर मैं आंखें बंद करके साइड हूं तो यार तेरे मुंह के आगे मैं अगर एकदम ताली भी मारूं ना, तेरी आंखें बंद होती हैं। बढ़ गए तो कि ताली और कसूर बड़ा, तू इधर आते बताता हूं ताली कसूर में फर्क। मैं बस कह रहा हूँ कि नॉर्मल मैकेनिज्म है इंसानों का। हम ये बहस हम घंटे तक कर सकते हैं, तुझे पता है। खैर रहने दो। फिलहाल मेरे बात करने की मतलब समझ आया कि नहीं आया? आंखें बंद करने का क्या मतलब है? सही है, लेकिन वंस अगेन काफी अडैप्टिव, काफी लाइक एडवांस तरीके से तुम इसे डिफाइन कर सकते हो। ये कसून वाली बात तो किसी कुत्ते बिल्ली के लिए भी सच है। कुत्ते बिल्ली को भी तुम कुछ कहोगे, आगे जाओगे, उसके पीछे भागोगे तो वो भी भागने लग पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम कहते हो कि इंसानों के पास कोई स्पेशल किस्म की इंटेलिजेंस है, जो कोई वो तुम आगे तुम काफी डिटेल तरीके से कह सकते हो कि ऐसी क्या चीज है इंसानों के पास जो कि जानवरों के पास नहीं है। हमारे पास लैंग्वेज है, हम रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम जुबानें बोलते हैं, हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग है। मैं रिकॉग्नाइज तुम्हें एज इंसान के तौर पे, और मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि तुम्हारी कुछ सोच है, कुछ थॉट्स हैं, हम थॉट्स होती हैं हमारे अंदर, हम एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह की जब ह्यूमन की तरफ आते हैं हम, तो काफी इस तरह की चीजें नोट करते हैं। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करीब काफी ह्यूमन इंस्पायर्ड तरीके से हम देखते हैं। ये भी तुम क्रिटिसाइज करके कह सकते हो कि नहीं भी एआई को ह्यूमन तौर पे नहीं देखना चाहिए, जानवर भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस वजह से काफी वैसे जानवर होते हैं। ऑक्टोपस का एग्जांपल ले लो, ऑक्टोपस, डॉल्फिन जो होता है, डॉल्फिन तो सोनार यूज करती है। वही ना, या सही बात है। तो काफी ब्रॉड डेफिनेशन है। लोग इस बात को डिबेट करते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है और कौन सी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है, कौन सी नहीं है। तो इट्स अ वेरी ओपन टॉपिक। चलो, हमने ये डिसाइड कर लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रॉड टर्म, कि ये आप स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते भाई ये चीज होती है, आप इसके इम्प्लीमेंटेशंस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है जो मेरे ख्याल से हमें बचपन से दिखाया जा रहा है सिंस टर्मिनेटर कि एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड। कितने % चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है इस सच में कि फ्यूचर में कोई रोबोट आएगा सारा कॉर्नर को बचाने के? ये इसकी काफी अनरियलिस्टिक है। आजकल के जो रोबोट्स हैं, दे आर नोवेयर नियर द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दैट वी हैव। ठीक नहीं, हमारे पास डेफिनेशन तो है ना कि हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। कि अब जो जिस तरह टर्मिनेटर मूवी में शो किया, वो आर्टिफिशियल रोबोट्स ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स ही है ना, कि विदाउट ह्यूमन ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग वो अपने डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो अभी की करंट एडवांसमेंट्स को साइड पर रखो कि पॉसिबिलिटी है कि हम पहुंच सकते हैं उस लेवल तक कि हमें डूम्सडे शेल्टर बनाने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल से ज्यादा मसले इस वक्त ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस को हैं। और अगर कोई इस तरह का फटा होगा भी तो शायद इस वजह से ही होगा क्योंकि इंसानों ने कोई पंगा लिया होगा और दूसरे इंसानों के साथ, और इंसान ही उसके पीछे होंगे। रोबोट्स इस वक्त इतने केपेबल नहीं है कि उनकी कोई फीलिंग हो, उनकी कोई अपनी थॉट हो, और उनको कोई नफरत हो ह्यूमन से किसी किस्म की। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। एक फेमस एग्जांपल जो होती है ना इस सारे में, वो है एक पेपर क्लिप फैक्ट्री की एग्जांपल है कि लोग एआई बनाते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं, उसको पेपर क्लिप फैक्ट्री में लगा देते हैं। ठीक है, एक वीकेंड जाने से पहले ना वो फैक्ट्री वाले कहते हैं अच्छा यार हमें ना अपनी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करनी है। ठीक है, तो हम ये एआई से कहते हैं कि जितनी पेपर क्लिप तुम बना सकते हो ना बनाओ। ठीक है, वो ये कह के चले जाते हैं। वो एआई कहता है अच्छा यार अब मैं क्या करूं, मैं पेपर क्लिप बनानी है सबसे ज्यादा। तो वो कहता है अच्छा आयरन किधर है। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को टेक ओवर करने लग पड़ता है। किस लिए? पेपर क्लिप बनाने के लिए। क्योंकि उसे कहा गया था पेपर क्लिप बनाओ। और उस स्टोरी में वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करता है पेपर क्लिप बनाने से। वो नोट करता है कि यार अगर मैं ये करंटली मुझे इंसान रोकने की कोशिश कर रहे हैं पेपर क्लिप बनाने से, क्योंकि ऑब्वियसली सारे जो आर्मीज वगैरह थी वो कहीं थी ये क्या एआई पागल हो रहा है, सारी दुनिया को टेक ओवर कर रहा है, तो उसे रोक रहे थे। तो सारे इंसान खत्म कर रहे थे। क्योंकि उसने पेपर क्लिप बनाने हैं। अब बना के वो जितने बन सकते थे बना के, उसके बाद कहता है अच्छा मैं क्या करूं,
वो अगले प्लैनेट्स में फैलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पेपर क्लिप बनाने हैं। इस तरह ऐसा वो पूरी गैलेक्सी में फैलता है सिर्फ पेपर क्लिप बनाने के लिए। तो जो मोरल है जो स्टोरी का वो ये है कि एआई की अपनी वो नेगेटिव इंटेंशन नहीं थी। ये जो इंटेंशन आई थी वो इंसानों की तरफ से आई थी, और जो बीच में जो प्रॉब्लम हुई है वो मिस इंटरप्रिटेशन हुई है एक, और दूसरी जो प्रॉब्लम हुई है कि वो जो एआई जो पेपर क्लिप फैक्ट्री में था वो ओवरपावर्ड था, उसको उन्होंने इतना ज्यादा कंट्रोल दे दिया कि वो इस तरह अन्यवाद जो मर्जी करता फिरे। तो मतलब कि तू कह रहा है कि ये हो सकता है, एक पेपर क्लिप की वजह से हम हो सकता है, लेकिन जो मसले हैं ना, जो एक्चुअल रियलिस्टिक रीजंस हैं, वो ये नहीं है कि स्काईनेट आ जाएगी और उसको बड़ा बड़ा दुख होगा कि अच्छा ये इंसानों ने मेरे साथ ये किया है और मैं बदला ले, अब मैं लूंगी इंसानों से। ये चक्कर नहीं है, लूंगी मशीन अपना कर लूंगी। हाँ, चक्कर ज्यादा लाइकली ये है कि इंसानों की तरफ से कोई गलती हो, या जो एआई है वो मिसफिट हो, जिस सिस्टम में वो नहीं यूज होना चाहिए वहां पे उसे ठोंसा हुआ हो, और वो इस वजह से गलती करे कि उसे इस सिचुएशन में होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब कि हमें एक आंख खोल कर सोना पड़ना है, मतलब सो, लेकिन यार फैजान की बात सुनी भी है, फैजान की बात सुनी है मैंने, मुझे पता है कि बहुत फैक्टर्स हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन कि हो सकता है कि कोई किसी ह्यूमन के कीड़े की वजह से हो सकता है, लेकिन अच्छा फैजान मशीन नहीं इन्वॉल्व हो। जो अगला सवाल वो ये है कि काफी ज्यादा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर डिटेल बात करें सही, तो काफी सारे लोग एंड में सिंगुलैरिटी की बात करते हैं सही, कि हर किस्म की इंटेलिजेंस को अगर आप रेंज में दो सही, तो नंबर्स की नॉलेज और फिर इमोशनल इंटेलिजेंस और फिर हर चीज़ की इंटेलिजेंस और हर किस्म की हर एक इंटेलिजेंस को अगर एक जगह पे कंबाइन करो तो सिंगुलैरिटी जिसको कहा जाता है सही। तो इंसान सिंगुलैरिटी के केपेबल नहीं है, वो इस वजह से कि इतनी ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज हर किस्म की साइकोलॉजी से लेके और हर किस्म की क्या कहते हैं जो रूल्स और रेगुलेशंस को लेके, हर कंट्री के रूल्स को लेके, हर कंट्री की लेजिस्लेशन को लेके, सारी नॉलेज, और साथ में हर डॉक्टर की हर मेडिकल नॉलेज को लेके हर चीज के इतनी डिटेल को एक इंसान एक जगह पे कवर नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान पे इतना टाइम नहीं होता हमारी जिंदगी में कि हम हर चीज की नॉलेज एक जगह पे इकट्ठी कर सकें। लेकिन रोबोट्स में कभी ना कभी सिंगुलैरिटी आ सकती है, तो उसके बारे में क्या टेक सकते हैं? वो काफी लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते भी हैं उधर भी के इस साल आ जानी है सिंगुलैरिटी, ये हो जाना वो हो जाना, लेकिन एट द मोमेंट हम उससे बहुत दूर हैं। रोबोट और ये एआई जो है काफी चीजें कर सकती है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, लेकिन इट्स सिमिलर कि देखो बात है कि क्या कहते हैं, अगर तुम कंप्यूटर से कहते हो कि यार ये 2 मिलियन को किसी 50 मिलियन से और मल्टीप्लाई करो, वो 1 सेकंड से भी कम में ही तुम्हें करके दे देगा। क्यों? क्योंकि उसका आर्किटेक्चर लेवल जो है एट एन आर्किटेक्चर लेवल वो बना ही इस काम के लिए है कि वो ये काम करे। जो ह्यूमंस बने वो बहुत सोफिस्टिकेटेड काम के लिए बने। हमें जिस दुनिया में रहना पड़ता है बड़ी अजीबोगरीब है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर वक्त बदलती रहती है। कभी हमें शेर खाते पीते रहते थे, हमें शेरों से भागना पड़ा था फिर हमें ठंड से बचने के लिए कपड़े बनाने पड़े थे, आग हमने बड़े पंगे किए हैं, बड़ी मुश्किल से हम जिधर पहुंचे हैं ना, बड़े मिलते तैयार करके बड़ा भाग छा के पहुंचे हैं। और ये जो एबिलिटीज है हमारी, ये बहुत अंडर एस्टिमेट होती हैं जब तुम कंप्यूटर के साथ कंपेयर करते हो। कंप्यूटर के पास कोई सेंस ऑफ कोई कॉमन सेंस नहीं है, जीरो कॉमन सेंस। और ये जब तुम सिंगुलैरिटी वगैरह की बात करते हो तो इस तरह की एबिलिटीज बहुत जरूरी हैं, और बिल्कुल भी करीब नहीं है। हमें कोई आइडिया भी नहीं है कि ये किस तरह लेके आई हैं मशीन्स के अंदर, हमें इंसानों के अंदर नहीं पता किस तरह आती हैं। काफी लोग सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं ह्यूमन ब्रेन को माइक्रोचिप्स के अंदर, लेकिन हमारे पास अगर तुम जितने भी कंप्यूटर इस वक्त है ना पूरे अर्थ पे, वो तुम सारे तुम इकट्ठे चलाओ, फिर भी तुम एक ह्यूमन ब्रेन को प्रॉपर्ली फुली सिमुलेट नहीं कर सकते। ठीक, इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन। तो इस वजह से इन सारी चीजों को फैक्टर इन करके कुछ कह नहीं सकते सिंगुलैरिटी के बारे में। It would be great if we could say यार ये 2050 में अभी तो मेरे ख्याल से अभी नहीं कर सकते, क्योंकि सब इंफॉर्मेशन सब नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करना, उसके लिए आपको बहुत बड़ा एक डेटाबेस स्ट्रक्चर चाहिए।
मेरे जितनी भी नॉलेज है, जितनी बुक्स हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन वो तो देखो इंटरनेट पे नोट तो सारा करने हैं कुछ ना। है, वो इंटरनेट पे सारा कुछ है, लेकिन उसको समझना और इम्प्लीमेंट करना ये दूसरी बात है। हम्म। एक और चीज भी है जो इसमें इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जो जिस तरह फजान कह रहा था अभी कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होनी है। इस पॉडकास्ट में 2 फजान है, मैं कह रहा कौन सा फजान कह रहा था, क्या कह रहा था, लेकिन क्या था कि देखो इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। इट इज आल्सो पॉसिबल कि हो सकता है 20-30 साल में हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी हो जो कि हमारी एबिलिटीज को ऑगमेंट करे। हमें हमारी जो एबिलिटी टू थिंक है, हमारी जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड है, हमारी जो एबिलिटी टू रिमेम्बर है, हो सकता है उसको ऑगमेंट करे कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी ना हो हमारे पास। तो इट इज पॉसिबल कि सिंगुलैरिटी इंसानों के अंदर से भी आ सकती है। सही। तो इट इज कोई आइडिया नहीं है हमें। सो यार हो सकता है वैसे ह्यूमंस में आ सकती है सिंगुलैरिटी। अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल इस पे ये आता है। सही। अगर हम अब इस टॉपिक पे थोड़ा सा डीप डाइव करें तो इलॉन मस्क का जो इंटरव्यू था जो रोगन के साथ, उसके अंदर उसने कहा था कि इंसान अभी भी इस वक्त भी साइबॉर्ग्स हैं, लेकिन उस लेवल पे साइबॉर्ग्स नहीं है जिस लेवल पे हम हो सकते हैं। सही। हमारे जैसे फूड्स जो है हमारे, सही, हम हर वक्त डिजिटल मीडिया से इंटरेक्ट वैसे ही कर रहे हैं। सही। एक डिजिटल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम हर वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इस इंटरेक्शन को कि इंसान और डिजिटल मीडिया के इंटरेक्शन को साइबॉर्ग कहा जाता है कि इंसान और डिजिटल एक साथ मिक्स हो जाए, और वो मिक्स हो चुका है कुछ हद तक, लेकिन अभी इनपुट स्पीड जो है वो बहुत स्लो है क्योंकि हम अपने थंब से इनपुट कर रहे हैं। सही। और अगर कभी जो इलॉन मस्क की जो दूसरी कंपनी है, जो कुछ कंपनी उसकी कंपनी है स्टारलिंक, जो वो कहते हैं कि उधर वो कह रहे हैं कि कैसे इंसान की सोच को हम न्यूरालिंक तो उसका दूसरा है, न्यूरालिंक है उस कंपनी का। न्यूरालिंक। सही। तो कभी पुराने जमाने में ऐसे बात हो रही थी कि आपके बाजू में कभी ना कभी चिप लगेगी, और फिर आपने बैंक में जब पैसे देने हो तो बस आप चिप को स्कैन करो तो आसानी से वो आगे टेक्नोलॉजी सारा कुछ। वो टेक्नोलॉजी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि कोई अभी इंसान अपने अंदर चिप नहीं। चाइना में एक सिटी है मेरे गोंगजू में, उधर ये इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। उधर बेसिकली चाइना ने अपनी पहले जो करेंसी थी ना पेपर मनी से लेकर आए फोन पे, WeChat ऐप यूज किया ना। मेरे ख्याल अराउंड 70% जो उनकी ट्रांजैक्शन है ना लोगों की ऑफ सम सॉर्ट वो WeChat पे करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप उनका आ गया चिप पे। इसकी मैं केस स्टडी पढ़ रहा था, एक रिसर्च शुरू हो गई अराउंड मेरे ख्याल से 10 या 20,000 लोगों पे उन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट की है, उनको चिप्स दी हैं। और अब ये जो बात कर रहे हैं ना साइबॉर्ग वाली बात, ये मेडिकली भी इस चीज पे आ गई है। एक ऐसी स्ट्रिप है जो आप अपने स्किन में इम्प्लीमेंट करते हो और अपने स्किन में लगाते हो। वो आपके डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है। आपके आपका ब्लड शुगर, आपके ब्लड प्रेशर को हाँ वो मॉनिटर करता रहता है। तो जो तेरी बात थी ना सिंगुलैरिटी वाली, हम जा सकते हैं उस लेवल पे, ऐसा हम पहुंच रहे हैं। मशीन के लिए जो तू बात कर रहा है कि इसके लिए डिसीजन लेना अभी इस वक्त मुश्किल है, सारी इंफॉर्मेशन लेकर जिस तरह हम ले सकते हैं, ठीक है। मशीन उस तरह डिसीजन नहीं लेती, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके मशीन सिर्फ 0101 में अपना डिसीजन लेती है। उसको 0100 हर सारी इंफॉर्मेशन 0101 में नजर आती है, ठीक है। अब फर्स्ट कर कोई ऐसी चिप आती है जो आपके ब्रेन में लगती है, न्यूरोलिंक का मेरे ख्याल से यही है काम। अच्छा खैर, अभी हम काफी ज्यादा रूमर्स वर्सेस रियलिटी की में जा रहे हैं कि कितने रूमर्स हैं, कितनी रियलिटी है, कितनी सच्चाई है। रूमर्स इससे यानी कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि चाइना में ऐसी टेस्टिंग हुई है, सही, इस वजह से इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिजान काफी ज्यादा अगर आईटी ब्रांच में, जो टेक्नोलॉजी ब्रांच में या फिर रोबोटिक्स ब्रांच में देखा जाए तो वहाँ पे काफी ज्यादा रूमर्स भी स्प्रेड किए जाते हैं। मसलन पिछले दिनों जो रूमर था या पता नहीं सच्चाई थी कि 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक दूसरे के साथ बात की है और कुछ घंटों के बाद उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन रेट इतनी स्पीड में किया कि और वो इनक्रिप्टेड तरीके से बात करना शुरू कर दी, लैंग्वेज बना रही थी अपनी उन्होंने। तो ऐसे रूमर्स सुनने में मिलते रहते हैं और इनमें कितनी सच्चाई है? ये काफी जो मीडिया जो है ना सनसनीखेज बनाने के लिए काफी चीजें फैलाता रहता है, वरना असल में जो रिसर्च होती है बहुत बोरिंग होती है। ये अगर तुम जाके पेपर खोलोगे ना तो वो बात कोई और ही कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि यार ये
जो हमने इंटरप्रेटेबल बनाने की कोशिश की थी, हमारी इंटेंशन ये थी कि इंटरप्रेटेबल हो, और इंटरप्रेटेबल नहीं निकला तो हमने उसे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। इस तरह का कोई बहुत बोरिंग सा रीजन होता है, लेकिन यूजुअली जब मीडिया रिपोर्ट्स में आउटलेट्स आती हैं, उन्होंने फेसबुक पे तो उन लोगों से क्लिक करवाने होते हैं, तो वो इस तरह मसाले लगा के मैंने भी कोई देखी थी भेज वीडियो, देते। ये दो ये आपस में बहस करते हैं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज बना रही थी एंड पे इतनी देर तक। इतना उस वीडियो का मुझे नहीं पता, मुझे एक ये फेसबुक वाली का पता था कि वो कोई उन्होंने नहीं बल्कि गूगल था शायद, या वन ऑफ देम ट्रांसलेशन था। जो टास्क थी वो ट्रांसलेशन थी, वो ये था कि गूगल ट्रांसलेट नहीं होता, तुम एक चीज डालते हो और वो तुम्हें किसी और जुबान में ट्रांसलेट करके दे देता है। मेरे ख्याल से वो टास्क थी, और जो इन दी एंड जो एआई ने सोल्यूशन ढूंढा था वो ये था कि वो हर जुबान को एक इंटरनल, एक अपनी डिफाइंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था, और उसके बाद फिर उस रिप्रेजेंटेशन को वापस इंसानी जुबान में ट्रांसलेट करता था। तो यानी कि अगर तुम इंग्लिश में कोई चीज लिखते हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में तुमने एक सेंटेंस लिखा है, वो एक अपनी तरफ से इन्वेंट की हुई लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उस लैंग्वेज से वो उर्दू में कन्वर्ट करेगा। तुम फ्रेंच में लिखते हो, वो उसको उसमें कन्वर्ट करता है, फिर उधर से उर्दू में कन्वर्ट करेगा। इसका फायदा ये है कि पहले तुम्हें क्या करना पड़ता था, पहले तुम्हें 1 to 1 हर एक ट्रांसलेशन अलग-अलग सीखनी पड़ती थी। तुम्हें सीखना पड़ता था इंग्लिश से उर्दू किस तरह जाना है, फ्रेंच से उर्दू किस तरह जाना है, फ्रेंच से इंग्लिश किस तरह जाना है, वगैरह वगैरह। अब तुमने क्या सीखा, तुमने ये सीख लिया कि इंग्लिश से उस सेंट्रल जुबान में किस तरह जाना है, और उस सेंट्रल जुबान से फाइनल डेस्टिनेशन जुबान पे किस तरह जाना है तुम्हें। और इस वजह से जो ट्रांसलेशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सकती है। तुमने जो अगर कोई नई लैंग्वेज सपोर्ट करनी है तो उसके लिए तुम्हें वो 50 लैंग्वेजेस में उसकी ट्रांसलेशन तुम्हें नहीं सिखानी पड़ेगी। तुम उस सेंट्रल लैंग्वेज में तुम सिखाओगे कि ट्रांसलेट कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, और बस हर जुबान के साथ चलेगी। अच्छा, आजकल जो कंप्यूटिंग में रिसर्च हो रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग में हो रही है, तो एआई को वो किस तरह अफेक्ट कर सकता है? क्वांटम कंप्यूटिंग से एक जो बहुत डायरेक्ट एडवांटेज आता है वो ये है कि आपकी स्पीड, जो कंप्यूटर्स की स्पीड है वो काफी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है, तो इस वजह से आपके पास कंप्यूटेशन पावर बढ़ सकती है, और इस सारी एआई को बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए होती है। तो एज अ रिजल्ट अगर आपके पास वाइड स्प्रेड और चीप क्वांटम कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल है तो आप ज्यादा एआई ट्रेन कर सकते हो, आप जल्दी ट्रेन कर सकते हो एआई को। अच्छा, उन लोगों के लिए जिनको क्वांटम कंप्यूटर्स का नहीं पता कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, 15 साल के बच्चों के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? क्वांटम कंप्यूटर, यार जो लोग क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं उन्हें खुद नहीं समझ आती है क्वांटम। अच्छा, मैं मेरा एक जानने वाला है, वो खुद जो है ना क्वांटम कंप्यूटिंग में आईबीएम में जो है ना लीड रिसर्चर सही, और उसने एक प्रेजेंटेशन दी थी और वो कहता है कि हमें ये पता है कि क्या कर रहा है क्वांटम कंप्यूटर सही, ये नहीं हमें पता है कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता सही, लेकिन जब चल जाता है हमें समझ आती है कि चल गया, लेकिन समझ नहीं आती कि ये करता क्या। वो इस तरह के सीन है, लेकिन इन अ वेरी वेरी बेसिक सेंस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, जो एक्सपीरियंस मेरे में मैंने थोड़ी बहुत यूज की थी, तुम देखो, एक तुम्हें मैं ट्रू फॉल्स प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूँ ए और बी, ये अब इसको आसान तरीके से बताने का कोई तरीका नहीं है, एसेंशियली लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है काफी, ठीक है। मैं तुम्हें कहता हूँ, हाँ एक अच्छी एग्जांपल है, मैं क्लास से सर्वे लेता हूँ, मैंने ना क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने उनकी सीटिंग करनी है कि कौन किधर बैठे, ठीक है। मैं सारों से पूछता हूँ, अच्छा यार तुमने किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, ठीक है। सारे लोग मुझे बताते हैं यार मुझे वो बंदा बहुत पसंद है, मैंने उसके साथ बैठना है। कोई कहता है मुझे वो बंदा बिल्कुल नहीं पसंद, जो मर्जी हो, तुमने मुझे उसके साथ नहीं बैठना, ठीक है। और वो सारी प्रेफरेंसेस मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास लिस्ट है कि इस बंदे का इसके साथ बैठने का दिल करता है, इस बंदे का इसके साथ इसके बैठने का दिल नहीं करता, ठीक है। अब मैंने क्या आई एम कंफ्यूज्ड, कंटिन्यू। तो अब मैं बैठा हूँ, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो using a classical computer at the moment it's a very difficult problem to solve. Why? Because
इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए कोई ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एल्गोरिथम कोई भी नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे हर कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करना पड़ेगा बारी बारी, और कॉम्बिनेशंस बहुत एक्सपैंड होते हैं, ह्यूज है वो। इस प्रॉब्लम में अगर 30 बच्चे हैं ना, पहले बच्चे को मैं 30 जगह बिठा सकता हूँ, दूसरे बच्चे को मैं 29 जगह बिठा सकता हूँ, तीसरे बच्चे को 28 जगह बिठा सकता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन है कि तुमने 30 लोगों को किस तरह उठाना। तो क्लासिकल कंप्यूटर की बात हो जाती है इस तरह की प्रॉब्लम। क्वांटम कंप्यूटिंग में ये एक जो बहुत अजीब चीज है और जो बहुत पावरफुल चीज है, बहुत यूजफुल चीज है, कि ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये जो प्रेफरेंसेस थी लोगों की, वो तुम क्यूबिट्स में एक्सप्रेस कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद तुम वो जो फिजिक्स का जो भी पीएनई चलती है, उन्हें भी नहीं समझ आती, कि हमें भी नहीं आती क्या चल रहा है। जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है ना उनकी एट द एंड, वो ऑफ्टन टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सॉल्यूशन होती है जो प्रॉब्लम का जो तुम्हें इनिशियली चाहिए था। बिकॉज ऑफ इट आपको सारी जो पॉसिबिलिटीज हमें एक्सप्लोर नहीं करनी पड़ती, इन अ सेंस यूनिवर्स आपके लिए एक्सप्लोर कर लेती है, क्योंकि वो आपने जो प्रेफरेंसेस थी वो आपने इनकोड कर दी हैं, वो जो क्वांटम इंटेंगलमेंट थी और सारा कुछ था, उनकी आपकी जो फोर्सेस थी उनमें, ठीक है। क्या मतलब यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग यूनिवर्स की पावर लेके क्या उसका मतलब था क्या था, किस तरह समझ आती है? नहीं, मुझे समझ आई, मैं सारा सुन रहा था। तुझे समझ नहीं आई कि यूनिवर्सली बात समझ नहीं आई? शोर हो रहा था, इस वजह से मैं कहने गया था कि चुप, इस वजह से मैं उनको कहने गया था चुप हो, ये शोर घरेलू मसले अपने तक रखा करो, मनाता है करो। तो जो पॉडकास्ट में जो अभी कह रहे थे कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की या यूनिवर्स की पावर लेके और एक सॉल्यूशन देता है, तो ये क्या यूनिवर्स की पावर कैसे लेता है? देखो, यूनिवर्स के कुछ रूल्स है ना, जिस तरह तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह, क्वांटम कंप्यूटिंग के बड़े अजीब रूल हैं, लेकिन मैं तुम्हें एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दे रहा हूँ कि देखो, अगर कोई चार्ज की चीज हो, ठीक है, अगर पॉजिटिवली चार्ज चीज है तो नेगेटिवली चार्ज चीज उसकी तरफ भागने लगती है, ठीक है। ग्रेविटी है कि अगर तुम्हें एक सर्टेन हैवी ऑब्जेक्ट है तो दूसरा एक और ऑब्जेक्ट हो तो सर्टेन फोर्स उस पे एक्सटेंड करता है, ठीक है। इस तरह के कुछ रूल्स हैं जो यूनिवर्स के अंदर बेक्ड इन है, जो पक्के फिक्स्ड हुए हैं, ठीक है। हम उसे हाथ नहीं लगा सकते, जो मर्जी कोशिश कर लो तुम उसे बदल नहीं सकते, ठीक है। जैसे ग्रेविटी हो, इस तरह के कुछ रूल हैं यूनिवर्स में, ठीक है। ये एक साइड पर है। दूसरी तरफ तुम्हारी प्रॉब्लम है जो तुमने सॉल्व करनी है, जिस तरह मैं क्लासरूम की एग्जांपल दे रहा था कि तुमने लोग सीट करने हैं। अगर तुम किसी तरीके से वो क्लासरूम की एग्जांपल को तुम इस तरह रिफ्रेज कर दो, इस तरह प्रेजेंट कर दो कि वो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन में उसकी एक इक्विवेलेंस बन जाए, और उस कॉन्फ़िगरेशन का जो सॉल्यूशन हो, जो आउटकम हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आउटकम हो, तो तुम यूनिवर्स को खुद जो करती है करने दो, जो कुछ भी करेगी उससे तुम्हें अपना सॉल्यूशन मिलता है। मैं तो ऑनेस्टली कभी-कभार ह्यूमन कैपेबिलिटी से इंप्रेस होता हूँ कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसे वेंचर में डाइव इन कर चुके हैं कि उनको पता है कि चीज है, लेकिन उनको पता नहीं क्या करेगी, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। क्वांटम कंप्यूटिंग का हमें पता नहीं, बेसिकली किसी ने अभी तक ये नहीं पता कि किस हद तक हमें बेनिफिट दे सकती है। तुझे पता तू फजान -460 डिग्रीज पे क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेट करता है। इतने होते भी नहीं यार, डिग्री इतने ज्यादा तो ना कर यार, नेगेटिव पता नहीं 257 तक जाती है। ये है जो डी वेव सिस्टम है क्वांटम कंप्यूटर्स का, वो -460 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर ऑपरेट करता है। अच्छा, फ़ारेनहाइट में शायद जाता हो, सेल्सियस तो भाई क्या हो गया सेल्सियस तो बहुत, सेल्सियस खत्म हो जाते हैं। हाँ मैं क्या यार, फंसी की अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग आई है, अन्य भेजती है, यूनिवर्स तोड़ दिया है। ये फंसी ने नेपट्यून अर्थ पे लगाया है। इतनी ठंड में सेल्सियस में जा रहे हैं। अपना फ्रीजर में थोड़ा सा कंप्यूटर ना पकड़ा, डाला फ्रीजर में डाला। ये फंसी जो है ना पेपर पे क्वांटम लिख के फ्रीजर में रखता है। ये क्या बात थी फजान, तेरा क्वांटम फ्रीजर से ज्यादा ठंड हो गई तेरी छुट से वजह से। हमने अब पहली पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि ठंड के बारे में बात नहीं करना किसी के साथ है। तुझे पता है कितने लोग इस वक्त पॉडकास्ट छोड़कर जा चुके हैं, अब वो वापस नहीं आने वाले, तुझे पता है? खुश है तू अब?
अच्छा हम टेक्निकल इंफॉर्मेशन को अच्छा कंटिन्यू अब हम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर सही। तक चले गए, रोबोटिक्स से शुरू किया था हमने, पता नहीं कहाँ तक आगे चले गए। अब हम सही। वापस अब वापस आते हैं इंडस्ट्रीज पे आते सोफिया हैं। द रोबोट के यार बारे तुझे में क्या बात, मसला है, सोफिया द क्या है? रोबोट के बारे में बात करते क्यों? हैं। हमने फर्स्टली 40 मिनट की पॉडकास्ट बनानी थी, हम दूसरे 40 मिनट के सेशन पे आ गए। ना कर सकते। चलो सोफिया, हाँ जी। सोफिया खाला की बात करो, फिर हम एंडिंग की तरफ जाते हैं। सोफिया द रोबोट, फैजान, हम जब पहले बात कर रहे थे पॉडकास्ट की, जब पॉडकास्ट के पहले जब हम तैयारी कर रहे थे पॉडकास्ट की, तो तूने भी कहा था तुझे भी सोफिया रोबोट का पता है, फसी को भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने उसका लाइव स्पीच ये भी बहुत देखी है। तो बेसिक है। जोफिया रोबोट सही, काफी ज्यादा लोगों को उसको देख के डर लगता है। सही, काफी सारे यार लोग उसको ये देख के मैं- अमेज होते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स फैजान, इस हद तक पहुंच सॉरी गई तेरी हैं। बात, फैजान तेरी क्या टेक्स हैं इसके नहीं बारे में? एक बात से पहले, सोफिया द रोबोट के साथ एक और रोबोट भी था, मेल था कोई। वो दूसरा वो उन पुरानी दोनों वर्जन है सोफिया उन दोनों की कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें दोनों ने अपनी डिफरेंट लैंग्वेज बनाई थी, कि पहले वो इंग्लिश से स्टार्ट हुए थे बात करना। ये पता नहीं मैं सच है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये इंटरनेट पे ही पढ़ा था। यार। वो जो पुरानी वर्जन है वो तो इतनी केपेबल ही नहीं है। नहीं, ये पुरानी वर्जन लड़का है। हाँ तो लड़का ही की बात कर रहा हूँ, एक और लड़का है, पुरानी वर्जन है, सोफिया नहीं। सोफिया मुझे पता है पुराना कोई और था, उसके साथ ही एक और था जिसके बना था। खैर इसको भी देखेंगे, इसे रिसर्च करके लिंक डालूंगा उस वीडियो का रिसर्च मैं। करके बात करेंगे, क्योंकि ये अभी सिर्फ रूमर्स हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं हम फसी। और फैक्ट्स फैजान ये है कि तेरे क्या टेक्स हैं सोफिया द रोबोट के बारे फैक्ट थोड़ी होगा। मेरे ख्याल से मेरी कोई बहुत हाई ओपिनियन नहीं है सोफिया द रोबोट के। मेरा नहीं काफी वो ना पब्लिक फेसिंग रोबोट सीरी है शक्ल पे। वही इस तरह की ओपिनियन है मेरी भी कि याद है पॉपेट्स होते थे हमारे छोटे होते, जो पॉपेट तुम वो एल्मो, अर्नी, सेसमी, खुल जा सिम सिम वाले, और पॉपेट शो भी होते हैं, सारा कुछ होता है। ठीक है, क्या होता है, पीछे इंसान लगा होता है, कोई वो हिला रहा था पॉपेट, उससे आवाज निकल रही होती है, के अंदर जान है, बिल्कुल बिल्कुल लाइफ लाइक है पॉपेट ये। तो आई थिंक सोफिया द जैसे रोबोट, बच्चे देखो खुश होते थे, हां और आई आज थिंक भी सोफिया खुश द हो रहे रोबोट की इन अ सिमिलर कैटेगरी जो रोबोट है वो आता है। ठीक है, सोफिया द रोबोट को आती भी नहीं बोलना चाहिए, वो लड़की नहीं है, वो रोबोट है, एक मशीन है। इंसान वाले मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एट्रीब्यूट उसको उसका हक बनता है कि उस पे अप्लाई किया जाए। एंड एट द बैक एंड तुम्हें लगता होगा कि उससे वाकई जब तुम कन्वर्सेशन करो और जो सेलिब्रिटी वगैरह में नजर आती है, लगता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये जो इनका लर्निंग फेज होता है इन सारे रोबोट्स का, ऑफ्टन वो होता है कि ये साइट्स ले लेते हैं, जिस तरह रेडिट होती है जहाँ पे लोग बहुत कमेंट करते हैं, फेसबुक पे लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, वहां से काफी सारा मटेरियल सोर्स करते हैं। ठीक है, उस मटेरियल को सोर्स करने के बाद वो नोट करते हैं कि अच्छा ये वर्ड से ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया, और इस कॉन्सेप्ट के बाद अगले ने ये रिस्पॉन्ड किया, और उसकी एक बहुत रॉ मैपिंग बना लेते हैं। तो जब तुम कन्वर्सेशन कर रहे होते हो इस तरह के रोबोट से, तो वाकई वो इंटरनल कोई सोच नहीं चल रही होती, बल्कि वो एक किस्म के तुम्हें रटे रटाए जवाब दे रहा होता है। सही, इंसान की तो दुनिया हिला दी है। यानी कि मुझे फसी इतना मुझे पता था, इतना मुझे वाकई पता था। तुझे नहीं पता था? मुझे ऑनेस्टली पता था यार, तुझे पता ही नहीं है कि मुझे कितना तेरे जबड़ा गिर गया था देखे सोफिया ने बोला था हेलो। अच्छा खैर, अगर आप बिला वजह की ठंडी बेइज्जती पे आना है तो मैं आपको इजाजत देता हूँ मेरी बेइज्जती करने की। नहीं ये तू मेरा भाई है, तू मेरी जान है, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, तुझे मैं बाद में दूंगा। लेकिन अगर बंदा नोटिस करे तो जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं सोफिया की, वो तो ज्यादा क्रॉल नॉलेज है कि उसने वेबसाइट स्क्रॉल की है और उसके थ्रू उसको नॉलेज मिली है कि उसने नॉलेज नहीं वेबसाइट क्रॉल किया, क्या क्रॉल किया, लेकिन इन जनरल किसी डेटा सेट पे ट्रेंड है, वो ये सही डेटा सेट पे ट्रेंड है। सही, जिस तरह फैजान सिरी है और गूगल असिस्टेंट है। बिल्कुल, यानी कि अगर हम ज्यादा मुश्किल कंप्यूटिंग देखें तो अलेक्सा में ज्यादा कंप्यूटिंग की मुश्किल है as compared to सोफिया। अब मुझे नहीं पता सोफिया के इंटरनल्स क्या हैं। अलेक्सा जो है वो अलेक्सा की ये है कि वो अलेक्सा बहुत क्लियर है of what it is,
अलेक्सा एक सही। असिस्टेंट है, ठीक है, उसके अंदर तुम हम्म। स्किल्स इंस्टॉल कर सकते हो। उसे तुम कहो कि अच्छा यार अमेज़न से मैंने ये चीज लेनी है, वो ये कर देगी। उसे तुम कहो रिमाइंडर लेना है, ये वो कर देगी। उसे कहो कि अगर क्या कहते हैं ये गाना चला दो, वो Spotify के साथ कनेक्ट होगी, गाना चला देगी, ठीक है। तो इस हिसाब से, और वो काफी ऑन द क्लियर भी है कि जब तुमने स्किल्स कोड करनी हो अलेक्सा की, तुम जाके तुम खुद बना सकते हो स्किल्स। छोटा सा प्रोग्राम लिखते हो कि अगर इस तरह की प्रॉम्प्ट आए तो ये एक्शन करना है तुमने, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने एक दो वीडियोस में देखी, काफी क्रीपी हरकतें करती है वो बग्स वगैरह होते हैं, लोग भी जान के उसके अंदर से ना कोशिश करते हैं, इंसानी हर बंदा कीड़ा ना ढूंढने कहीं लगा ना कहीं होता पहुंच ही जाता है। हमें किसी अपने अंदर बर्दाश्त नहीं, हमने कहा मशीनों में भी डालो कीड़ा। वही ना, लोग गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं जान के, ताकि वीडियो बनाए और उसके बाद डालें इंटरनेट पे और लोग खुश हों। तो दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन ऑन इट्स ओन अलेक्सा ये नहीं कहती कि भाई वो तुम्हारे दुख दर्द सुनेगी बैठ के और तुम्हें बताएगी कि भाई तुम्हारे मसलों का क्या हाल तेरे है। पास है ना? मेरे पास अलेक्सा है, हाँ। तो आज बात करें, उससे दिल की बातें सुनेंगे उसको आज। रात को मैं उसके अपनी ब्रेकअप की स्टोरी सुनाऊंगा। ब्रेकअप हो गया, बताया नहीं, नहीं कोई ऐसे। ब्रेकअप नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी रिलेशनशिप था ही नहीं तो ब्रेकअप कैसे होना है। अच्छा, सही है, ठीक है। आम, ये सियासतदान आदमी है, सियासतदान आदमी है। सियासी जवाब दिया इस बंदे ने। अच्छा, अगर हमारे पास अब 6 मिनट रह गए हैं पॉडकास्ट पे रन करना है फसी, तो तेरा क्या फाइनल सवाल है फसी? अच्छा, मेरा ये है कि हम टॉपिक से बहुत आगे जाकर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गए थे। नहीं, मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि काफी ज्यादा हमने वैसे कहा था ओवरव्यू करेंगे हम रोबोटिक्स को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हर इंडस्ट्री में यूज होता है। आप रोबोट को क्या कहते हो? ये आप पे डिपेंड करता है आपके रोबोट की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन जो मजेदार टॉपिक था वो एआई का था इसमें सब में। वाकई मेरा ख्याल है कि इन द नेक्स्ट 5 to 10 years जो हम देख रहे हैं ना अभी, जितनी ऑटोमेशन है वो हमारे घरों में बहुत काफी हद तक इम्प्लीमेंट, पाकिस्तान में काफी हद तक आ जाएगी। मतलब बेसिक लेवल की ऑटोमेशन तो पाकिस्तानी घरों में अब आना शुरू होगी। कि जिस तरह स्मार्ट स्विचेस होते हैं, बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी पाकिस्तान में आ गई है। मैंने काफी घरों में देखी स्मार्ट स्विचेस जिससे आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो, वो बेसिक लेवल की ऑटोमेशन, ठीक है। अब मैं फिजान से पूछूंगा कि ही वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट। तो फिजान, वो क्या प्रोजेक्ट था, आप हम सबसे शेयर करें, था क्या और कहाँ तक पहुंचे आप प्रोजेक्ट लेकर? मैं काफी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, कौन से वाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है? तो सबसे अच्छा हो तेरे ख्याल से। मैंने तेरा एक प्रोजेक्ट देखा था जिसकी तेरी वीडियो भी थी, तूने शेयर की थी। मैं काफी करता रहा, तुम तो स्पेसिफिक हो गए, बताना किस वाले की बात कर रहे हो। जब तू बता दे यार फसी, ये तो बेइज्जती होगी फिर तेरी। इसे एक लफ्ज़ बता दे किस वाले की बात कर रहा है, मैं तुझे उसकी बता दूं। इसे कहते हैं अनप्रिपेयर्ड इंटरव्यू। जो भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तेरे लिए रहा है फिजान, उसके बारे में बता दे। जो पिछले साल था एक प्रोजेक्ट, उसमें हम ऑगमेंटेड रियलिटी यूज कर रहे थे रोबोट्स के साथ। सही। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में ये होता है कि तुम या तो कोई चश्मे लगाते हो या तुम अपना फोन यूज करते हो। चश्मे लगाओ तो 3D ऑगमेंटेड रियलिटी आ सकती है, अगर तुम फोन यूज करते हो तो 2D ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है कि वर्चुअल रियलिटी में तो तुम बिल्कुल एक अलग जहान में चले जाते हो ना, ऑगमेंटेड रियलिटी में तुम वर्चुअल चीजें रियल वर्ल्ड के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो तुम चाहो तो अपने कमरे में हाथी रख लो सामने, वर्चुअल हाथी, इस तरह के कारनामे कर सकते हो। तो हम जो चीज कर रहे थे रोबोट्स के साथ, वो ये था, काफी लोगों को रोबोट्स की समझ नहीं आती, रोबोट्स ये नहीं समझ आती कि उसके दिमाग के अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है उसके अंदर। तो हम उसका जो इंटरनल डेटा था, जो उसके इंटरनल प्लान थे, जो इंटरनल उसकी सारी परसेप्शन थी, जो सेंसर से डेटा आ रहा था, जो प्लान बना रहा था, जो सोच रहा था, जो कुछ भी सोच रहा था, उसको हमने कन्वर्ट किया ऑगमेंटेड रियलिटी की विजुअलाइजेशन। तो तुम ऑगमेंटेड रियलिटी में ये देख सकते थे कि एक किस्म की एक ट्रांसलेशन थी कि रोबोट को आप दुनिया को किस तरह देख रहे हो। तो जब तुम दीवार की तरफ देखते थे तो तुम्हें एक लाइन नजर आती थी जो कि रिप्रेजेंट करती थी कि लाइडार से जो रोबोट को, ये बॉक्स वाला प्रोजेक्ट है। वो बॉक्स शेप वाला प्रोजेक्ट था जो जिस पे क्यूआर कोड बना हुआ था। हाँ, वो वाला। हाँ, वही मेरे दिमाग में वही था।
तो ठीक हाँ, तो इस तरह की विजुअलाइजेशन से आपको आइडिया हो जाता है, एक बेहतर आइडिया होता है कि रोबोट के अंदर चाल क्या रहा है, और उसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। हमारी जो एक एप्लीकेशन थी वो एजुकेशन थी, कि आप जब सीख रहे हो रोबोट को प्रोग्राम किस तरह करना है, तो आप ज्यादा आसानी से कर सकते हो जब आपको बेहतर अंदाजा हो कि रोबोट की परसेप्शन किस तरह लिमिटेड होती है और किस तरह एडवांस्ड होती है कंपेयर टू ह्यूमंस। आप इसे इस तरह भी देख सकते हो कि अगर आप रोबोट सोशल सेटिंग्स में या मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग में, फैक्ट्री में कहीं रखा हो इस तरह आपने, तो रोबोट ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकता है ह्यूमंस को, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कर सकता है ऑगमेंटेड रियलिटी में कोई सिग्नल भेज सकता है, कोई टर्न सिग्नल भेज सकता है, कोई भी काम कर सकता है। तो ये सीन था, ये एक्सप्लोर कर रहे थे हम उस प्रोजेक्ट में। चलो ठीक, अब फसी हम आउटरो करते हैं। फैजान, थैंक यू इंटरव्यू में, एंड गुड लक ऑन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए, काफी मजे का वैसे पॉडकास्ट बना है इस बार, नहीं फसी? हाँ, काफी टेक्निकल पढ़ी लिखी बातें फाइनली करी गई हैं। इतना टेक्निकल नहीं था ये बेसिक लेवल की लेवल 1 टेक्निकल इंफॉर्मेशन दी सबने। कभी ना कभी हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे और फिर हम ज्यादा टेक्निकलिटीज के अंदर जाएंगे, ज्यादा डीप डाइव करेंगे। सही, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखना, कोरोना से बच के रहना। रमजान मुबारक सारों को। सही, पिछली एपिसोड रमजान से पहले थी, और रमजान मुबारक और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।